देना दे। तो चाइल्ड इज बॉर्न चल रहा था ना चैप्टर। चाइल्ड इज बॉर्न में एक पैराग्राफ पढ़ाई हो गया था। आगे तो कोई नहीं पढ़ा होगा कोई, है ना? है कि ऐसे है, समझ में तो भी नहीं आ रहा होगा। जब साधारण सा बात नहीं समझ में आता है तो यह असाधारण बात है कि ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे समझना बहुत डिफिकल्ट है ना। उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि बच्चा प्रयास नहीं कर, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। ये कुछ नया चेहरा देख रहे हैं जी आज बहुत दिन के बाद। बहुत सब लोग सेविंग करवाए हुए एक्सेप्ट यू। नहीं पता तो चल ही रहा है, नहीं पता चलता तब कैसे कहते कि कुछ नया चेहरा है कि नहीं। इसका मतलब पहचान रहे हैं। तो चाइल्ड इज बॉर्न पर हम लोग का बातचीत चल रहा था। उसमें बताया गया था कि जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी है या चाइल्ड बर्थ की जब बात करते हैं तो जो सोसाइटी है तो सोसाइटी में चाइल्ड बर्थ को कैसे मैनेज किया जाता है ना। ये सारा चर्चा जो है इसमें चल रहा था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है कि दिस बर्थ वाज वर्चुअली अनअटेनेबल। हाँ दिस बर्थ वाज वर्चुअली अनअटेंडेबल। मतलब जनरली क्या होता है कि जो चाइल्ड बर्थ है अभी के सोसाइटी में देखा जा रहा है कि चाइल्ड बर्थ को जनरली लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। अटेंड नहीं करना का मतलब आजकल देखा जाता है कि जब हम शहरों में रहते हैं तो जब चाइल्ड बर्थ की बारी आती है जब मतलब लेबर पेन होता है या डिलीवरी का जब समय होता है तो उससे पहले ही उसको हॉस्पिटल, पेशेंट को जो है हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है कि नहीं। और पहले के समय में जो है क्या होता था रूरल एरियाज में विशेष करके कि चाइल्ड बर्थ को गांव में ही घर में ही मैनेज कर लिया जाता है कि नहीं। अब कितने एक्सपर्ट लोग थे वो लोग, है ना, मैनेज कर लेते थे उसको। और आज जो है हॉस्पिटल में जाने के बाद भी समस्या है कि बच्चे का जन्म हुआ तो उसको हाँ शीशा में पैक करो और कहाँ पैक करो कहाँ पैक करो हो जाता है कि नहीं। अब पहले जो है कितना सुरक्षित हो जाता था बच्चे का। तो ये एक तरह से जो है अब देखा जाए कि इसीलिए तो हम बार बार क्वेश्चन राइज करते रहते हैं कि पहले हम ज़्यादा ज्ञानी थे कि अब ज़्यादा ज्ञानी हो, है ना। पहले जो हमारे समाज का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सही चल रहा था। आज देख रहे हैं कि हमारा समाज का स्ट्रक्चर ब्रोकन होता जा रहा है ना। तो लिखा है कि इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज, नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज का मतलब हुआ कि जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं था। वैसे सोसाइटी की कल्पना की जा रही है जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं था। पहले के समय में क्या था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, है कि नहीं। अब तो देखो एक क्या दूरबीन से एक ऑपरेशन होता है ना जी, है ना। मशीन है, क्या है वो, बायो वाला सब नहीं जानता है वो। अब वो किस तरह का मशीन है कि ज़्यादा काट पाट नहीं करता है। हमको भी एक बार जो है कंप्लेन हो गया 2017 में कि अपेंडिक्स हो गया है। समझ में आया बात ना। पेट में दर्द हुआ, अब वो गए डॉक्टर लिख दिए कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड कराए उसके बाद पता चला कि उसमें अपेंडिक्स है। और अपेंडिक्स जो है वो टेबुलर फॉर्म, तो पढ़े उसको तो देखे कि लिखा हुआ है कि टेबुलर फॉर्म लिया हुआ है। और माने उससे पस निकल रहा है। पस मतलब समझते हो ना, हाँ पीव निकल रहा है। तो पस निकल रहा है उसके बाद बोले कि कुछ दवा हम दे देते हैं लेकिन फिर आप एक सप्ताह के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड कराइए। हम गए फिर से अल्ट्रासाउंड कराए। अल्ट्रासाउंड कराए तो पिछला रिपोर्ट नहीं ले। बोले कि पिछला रिपोर्ट लाए हैं, वो देख रहे हैं खोज रहे हैं कि अपेंडिक्स है कि नहीं है। उसके बाद बोले कि पिछला रिपोर्ट लाए हैं जो पिछले बार कराए थे। हम बोले कि सर नहीं लाए हैं। बोले कि तो ऐसा कीजिए ना, उसको ला कर लाइए ना, थोड़ा ये मंगाइए किसी से। बोले कि सर तो घर हमारा बिहटा में करवाए थे जी। तो हम बोले कि सर घर पालीगंज है, कैसे जाएंगे, जाने में आने में तो शायद समय समाप्त हो जाएगा, रात हो जाएगा। बोले कि अच्छा ठीक है। तो उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट में तैयार की है इनको अपेंडिक्स नहीं है। रिपोर्ट को जब पढ़े तो उसमें अपेंडिक्स गायब हो गया। समझ में आया बात ना। वही हमको लगा कि अच्छा ऐसा ऐसा भी खेल होता है। ये तो ज़बरदस्ती ऑपरेशन करवा दिया जाए।
और कुछ दिन के बाद डॉक्टर साहब हालांकि कुछ दवा लिखे थे, ठीक हो गया। समझ में है बात ना। तो हमको यही लगा कि वो जो सोनोग्राफी है ना, अच्छी बात है कि वो बता देता है, सही बताता है, एग्जैक्ट बताता है, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी वो सोनोग्राफी करने वाले लोग जो होते हैं, वो कभी कभी अपने मन से भी कुछ ग्राफी लिख देते हैं, है कि नहीं। सोनोग्राफी कुछ कहता है, वो अपना भी ग्राफी कर देते हैं। इधर दर्द है तो इधर इस साइड में दर्द है, दाहिना साइड में दर्द है, बायां साइड में दर्द है, ओ इसका मतलब आपको अपेंडिक्स, यहाँ पर दर्द करता है, अपेंडिक्स है। सीधा एक ही लाइन में कहते हैं कि यहाँ दर्द करता है तो अपेंडिक्स। समझ में है बात ना। तो आजकल थोड़ा सा जांच वांच का भी जो है ना, हमको लगता है कि बड़ी अजीब तरह का समस्या। कौन एग्जैक्ट जांच करेंगे, कौन बढ़िया से जांच करेंगे, वो समस्या हो जाता है। तो यहाँ यही बात की जा रही है कि नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज, मतलब जब टेक्नोलॉजी नहीं था, उस सोसाइटीज में क्या होता था, एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट। क्या हो गया, कहाँ से आ हाँ, तो लिखा गया है कि एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स, मतलब रिमार्केबल एक्सीडेंट्स को छोड़ दें तो, अब मान लिया कि किसी का गहरा एक्सीडेंट हो गया है, तो गहरा एक्सीडेंट हो गया है तो क्या होगा, उसको उसके लिए तो डॉक्टर्स चाहिए ना, उसको घर पर थोड़े मैनेज कर, है कि नहीं। अब जैसे ऑपरेशन की बात होती है, जब बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, तो जो ऑपरेट कर करके चाइल्ड को निकाला जाता है, वो तो सही है वहाँ, क्योंकि वो सीरियस मैटर है कि नहीं। लेकिन सामान्य रूप से अगर चाइल्ड बर्थ होता है, जैसे कभी कभी कैसे सुनने को आता है ना कि डॉक्टर्स के पास गए और डॉक्टर्स के पास गया तुरंत जो है ऑपरेट करके बच्चा को निकाल दे, है कि नहीं। कम से कम इतना सेंस डॉक्टर लोगों को इतना तो समझना चाहिए ना कि हाँ, मतलब इसका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है कि नहीं हो सकता, है कि नहीं। वो जल्दी तुरंत से जो है, और हम लोग इसलिए और ज़्यादा गड़बड़ कर लेते हैं कि हम लोग को लगता है कि ऐसा ना कि कुछ हो जाए, तो कुछ होने के चक्कर में जो है कहते हैं कि नहीं नहीं जो करना है सर कर दीजिए, मतलब सेफ होना चाहिए, है कि नहीं। सेफ्टी को ध्यान में रख करके ऐसा करते हैं, जबकि पहले जो है नॉर्मल ही हो जाया करता था, है ना। क्योंकि पहले हम लोग किस समाज में रहते थे, वो टेक्नोक्रेटिक नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी था, जहाँ टेक्नोलॉजी का कोई व्यवस्था नहीं, है ना। और आज जो हम लोग टेक्नोलॉजी में रहते हैं, हर बात के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, है ना। पहले जो है बच्चे को बताए थे ना कि पहले बच्चे को जो है सरसों का तेल लगा करके इसमें मालिश किया जाता था। अब वो डॉक्टर ही एक दवा तेल लिखते हैं कि देखिए वो ज़्यादा इससे यूज़फुल है, ठीक ना। और वही तेल लगा कर करके, वही जड़ी बूटी डाल करके तेल लगा करके उसको जो है तेल लगाना है। अब नतीजा होता है कि बच्चा का हड्डी उतना पुष्ट हो नहीं पाता है। अब पहले सरसों के तेल से जो हड्डी उतना पुष्ट हो जाता, समझ में है बात ना। हम्म? इसीलिए डेवलपमेंट का बात बता रहा है कि आज हम लोग जितना डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही बड़ा समस्या में पड़ जा रहे हैं। लिखा कि बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, मतलब क्या होता था, कुछ सीरियस मैटर को छोड़ दिया जाए तो बर्थ को जो है जनरली अटेंड किया जाता था, घर पर ही इसको मैनेज कर लिया जाता था। महिला लोग होकर के, कुछ वैसे नर्सेज होती थी गांव पड़ोस में, जो उसके लिए एक्सपर्ट मानी जाती थी, है ना। ओल्ड लेडी जो होती थी वो एक्सपर्ट मानी जाती थी, उनको बुला लिया जाता था, वो चाची को या वो दादी को बुलाओ, वो ठीक है, उनको समझ में आता है, समझ में आया बात ना। और ऐसे ही चाइल्ड बर्थ को मैनेज कर लिया। लिखा है कि क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टालिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। अब जाहिर सी बात है कि जो ट्रेडिशनल बर्थ होता था, तो उसमें मोर्टालिटी रेट जो था, मतलब चाहे तो मदर का मोर्टालिटी की बात करें या इन्फेंट, इन्फेंट मतलब शिशु, ठीक ना, या तो बच्चे के मोर्टालिटी की बात करें, बच्चे मर भी जाते थे, है ना। जैसे बताया ना कि बच्चे का जो जन्म होता है, बायोलॉजी में भी, बायोलॉजी वाले लोग स्टूडेंट्स लोग पढ़े होंगे कि बच्चे का जब जन्म होता था, तो अगर पैर पहले निकल गया, है कि नहीं, तब उसका गर्दन जो है, हाँ वो फंस सकता है, वो मर सकता है, गर्दन दबने से वो मर जाएगा, है कि नहीं। तो उस बर्थ को मैनेज करना थोड़ा कभी कभी मैनेज भी हो जाता था, है ना। लेकिन डॉक्टर्स लोग जो है इसी के लिए बातचीत नहीं, डॉक्टर्स लोग इसी के लिए सोनोग्राफी करवाते हैं आज, है ना। पहले वो देखना चाहते हैं कि बच्चे का पोजीशन जो है क्या है, समझ में है बात ना, और उसी के अकॉर्डिंगली वो स्टेप टेकन कर, है ना। तो यहाँ लिखा गया है कि उस समय क्या होता था कि इन्फेंट भी मर सकता था और मदर भी जो है मर जाती थी, कभी कभी अगर उस तरह का प्रॉब्लम होगा तो मरेगी ही ना। लेकिन वो ट्रेडिशनल बर्थ्स में हुआ करता था। अब मॉडर्न बर्थ्स में जो है जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहता है ना। अब उतना जो है मोर्टालिटी रेट यही ना हम लोग का घटता चला जा रहा है। जितने पहले होता था कि जितने बच्चे जन्म लेते थे तो बच्चे मरते भी बहुत थे,
शायद ही कोई परिवार रहा होगा या कोई माता पिता रहे होंगे जिनके बच्चे नहीं मरे हों, है कि नहीं? एक दो बच्चा उनका मर ही जाता था, है ना? और अब जो है शायद ही होता होगा जिनका बच्चा मर गया हो, है ना? तो लिखा कि बट इन आवर एनएग्जाइटी टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द वास्ट मेजोरिटी हु लिव। लेकिन लिखा है कि बट इन आवर एनएग्जाइटी टू अवॉइड डेथ, लेकिन मृत्यु से बचने की जो बेचैनी है, आज हम लोग क्या करते हैं, हर तरह का उपाय करते हैं कि हम मृत्यु से बच सकें। कोरोना आ गया तो मास्क लगाना शुरू कर दिए, काय के लिए मास्क लगाए थे? बचने ही के लिए ना। लेकिन शायद उस समय हम लोग भूल जाते हैं कि अगर दुनिया में कोई अमर है, दुनिया में कोई चीज़ अमर है तो वो क्या है? सिर्फ मृत्यु ही अमर है। मृत्यु को छोड़ करके बाकी कोई चीज़ अमर नहीं है। और वो जो नश्वर है हम लोग उसको अमर मान लेते हैं, है ना? कोरोना आया तो हम लोग जो है 6 फीट की दूरी, कितना 2 फीट 2 मीटर, कितना मीटर था जी? 6 फीट, हाँ 2 गज की दूरी, है कि नहीं? और मास्क है जरूरी, एटसेट्रा एटसेट्रा वी स्टार्टेड डूइंग, है कि नहीं? उसके बाद जो है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय भी अफेक्ट होने का कारण वही रहा। हम जैसे लास्ट डे भी चर्चा किए थे कि किसी किसी का आदत होता है कि एकदम हट जाएगा और मुंह के सामने बोलना शुरू करेगा, खांसना भी शुरू करेगा मुंह के सामने। अरे भाई, खांसना है तो थोड़ा हाथ रख करके साइड में खांसो ना, है कि नहीं? तो हम लोग जो प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे, तो प्रिकॉशंस नहीं रखने के कारण वो समस्या, किसी किसी का आदत है, अब खाना खा रहे हैं, ठीक ना, अब खाना खा रहे हैं, अब क्या करेगा? समझ में आया बात ना? आप हा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, हंसना जो है अच्छा व्यायाम है, इट्स अ गुड एक्सरसाइज। बट रिमेंबर ऑल्सो वेयर यू आर सिटिंग, व्हाट यू आर डूइंग, आर यू गोइंग टू अफेक्ट द अदर पर्सन हु इज सिटिंग बिफोर यू, हु इज सिटिंग बिसाइड यू, है ना? वो भी, हाँ, वो खाना खा रहे हैं, हा कर रहे हैं, हा कर रहे हैं, सारा जो मुंह से निकल रहा है वो सब उसके खाना में जा रहा है ना? तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपको हा करना है, रुमाल रख के खूब हा कीजिए, नहीं। तो वही लिखा है कि फॉर द वास्ट मेजोरिटी हु लिव, मतलब जो हम लोग सिग्निफिकेंस था, जो पहले की महत्ता थी, प्राचीन काल, अल्लाह नहीं, प्राचीन काल की जो महत्ता थी, तो उसको जो है हम लोग धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, वो समाप्त करते जा रहे हैं, उस इंपॉर्टेंस को जो है समाप्त करते जा रहे हैं। लिखा कि नो वन वुड डिनाई दैट ईच इन्फेंट एंड पर्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ, और इस बात से कोई जो है उस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। क्या हुआ, क्या हुआ जी? लिखा कि नो वन वुड डिनाई, डिनाई मतलब रिफ्यूज करना, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि ईच इन्फेंट एंड पर्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ, कि हर जो इन्फेंट का डेथ होता था पहले, या फिर हर जो मैटरनल डेथ होता था, मतलब माता या तो बच्चा मर गया या माँ मर गई, तो उसमें इज अ ट्रेजिडी टू बी प्रिवेंटेड, ये इस तरह का ट्रेजिडी होता था जिससे लोगों को बचना चाहिए। अब जैसे जरा सोचो कि जी की पहले, मतलब जिस सोसाइटी में अब शादी हुआ, उसके बाद उसके बच्चे, अब समझो कि एक बच्चा जन्म ले लिया हो, है कि नहीं, और 2-3 साल के बाद फिर दूसरे बच्चे के जन्म के समय उसकी माता मर गई। अब जरा सोचो कि बच्चे के साथ मतलब उसका परिवार तो बढ़िया चल रहा था, है कि नहीं, अब उसका परिवार ही ब्रोकन हो गया। अब फिर अगर वो दूसरी शादी कर लेता है, अब बच्चा चूंकि छोटा है तो शादी करना ही पड़ेगा, उसको पालेगा कौन? और जब दूसरी शादी वो करेगा तो बच्चा को पलने में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो माता जो है, अब वो तो दूसरी माता हो गई, उसकी स्टेप मदर हो गई, आ स्टेप मदर जो है अपने बच्चे की तरह तो उसको मानेगी नहीं, तो वो भी एक समस्या खड़ा हो जाता था, है कि नहीं? तो ये सब क्यों हुआ? अगर वो नहीं, मान लो मदर उसकी नहीं मरती, तो उस तरह का समस्या नहीं होता। तो वही लिखा है कि ये मतलब चाहे तो इन्फेंट का डेथ हो या फिर मैटरनल डेथ हो, माँ का डेथ हो, ये दोनों का दोनों जो है ट्रेजिडी है ना? ट्रेजिडी समझ में आता है ना? दोनों ट्रेजिडी है। टू बी प्रिवेंटेड, और क्या होना चाहिए था, इससे तो बचना ही चाहिए, इसको जितना हो सके हम उससे बचें। इफ एट ऑल पॉसिबल, मतलब जहां तक संभव हो उससे बचना ही जरूरी था। नॉर दैट मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक, और ये जो मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक है, ऑब्स्टेट्रिक समझ में आता है जी? ऑब्स्टेट्रिक का मतलब चाइल्ड बर्थ का जो साइंस है उसको ऑब्स्टेट्रिक बोलते हैं। हाँ, जन्म के मतलब जन्म की जो कला है, जो उसको अटेंड करती है, नर्सेज जो अटेंड करती है, डॉक्टर्स जो अटेंड करते हैं, उसको ऑब्स्टेट्रिशियन बोला जाता है। समझ में है बात ना? इसको प्रसव कहा जाता है, प्रसव।
प्रसव समझता है ना? हाँ, तो वही ऑब्स्टेट्रिक्स, वो साइंस को प्रसव मतलब हिंदी में उसको प्रसव कहा जाता है, और ऑब्स्टेट्रिक्स उसी का इंग्लिश है। देखना डॉक्टर के बोर्ड पर जो महिला का ट्रीटमेंट करती है ना, जो प्रसव स्पेशलिस्ट होगी ना, उस पर लिखा हुआ रहेगा ऑब्स्टेट्रिशियन। इसका मतलब समझ जाओ कि ये ऑब्स्टेट्रिशियन है ना, या ऑब्स लिखा हुआ रहता है, ओबीएस शॉर्ट में ऑब्स लिखा हुआ रहेगा, मतलब समझो कि ये चाइल्ड बर्थ के लिए स्पेशलाइजेशन इसने पढ़ा है, उसमें किया है। सिर्फ समझ में आया बात? तो ये जो मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक है मतलब मॉडर्न जो चाइल्ड बर्थ है, लिखा कि केयर विच हैज डेवलप्ड इन द हॉस्पिटल सेटिंग। अब ये क्या है, हॉस्पिटल सेटिंग में डेवलप हो रहा है। जैसे था ना पहले जो था, कैसे बताया कि पहले जब जन्म होता था बच्चे का तो घर पर ही लोग मैनेज कर लेते थे, और आज जो है देखो कि जब मतलब सातवां महीने की जब शुरुआत होती है, तब उसका लाइफ जो हॉस्पिटल में बीतने लगता है। किसी की इसको ही प्रॉब्लम हो जाता है, कभी बीपी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी ई प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी मतलब ब्लड का स्कार्सिटी हो रहा है। अब उसको हॉस्पिटल में ही प्रिजर्वेशन दिया जाता है और काफ़ी केयर में रखा जाता है। समझ में आया बात? और ये सब जानते हो, ये सब जो है मेन इसका मुख्य जो ओरिजिन है, मुख्य जो रीजन है, वो ये है कि हम लोग जो है फिजिकल वर्क नहीं करते। समझ में आया बात? अगर फिजिकल वर्क किया जाए और सही फूड टेकन किया जाए, तो हमको नहीं लगता है कि उतना प्रॉब्लम जो है वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता। समझ में आया बात? लेकिन अब ज़्यादा हम लोग लेजी हो जाने के कारण इस तरह का समस्या फेस करना पड़ता है। बात नहीं। तो लिखा है कि हैज़ बीन एटलीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक डिक्रीज इन बोथ मैटरनल एंड प्रीनेटल मोर्टालिटी। मतलब यही सब कारण है। समझ में आया बात? मतलब अगर उसको लिखा है कि हैज़ बीन एटलीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये कौन सा? तो हॉस्पिटल सेटिंग्स में। अगर उसको हॉस्पिटल्स का सेटिंग नहीं दिया गया, अब जैसे पहले देखो, अब इस समय जो है दिया जाता है कि बच्चे को भाप लगाना है ना। जनरली देखा जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है इन्फेंट, तो उसको हाँ सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाता है, अब उसको भाप लगाया जाता है, उसमें मेडिसिन डाल करके भाप लगाया जाता है। पहले तो हमारे सोसाइटी में भाप लगाने वाला कोई मैटर नहीं था। अब कहेंगे कि पहले ऐसा नहीं, पहले भी होता था। कैसे होता था? वो भाप नहीं लगाया जाता था। पहले देखा होगा कि एक आग का, गांव में जो है एक आग के लिए अंगीठी होती है, जिसको बोरसी कहते हैं इधर, ठीक ना। तो उसी में रख करके, और बच्चे को कोई भी मतलब महिला बैठती थी तो उसी के आसपास बैठती थी, ताकि गर्मी में जो है, ठंडा में उसको गर्मी मिलता रहे, और उसी से जो है उसको सेंक दिया जाता था। माता लोग, वही जो मतलब ओल्ड लेडी लोग जो होती थी, उसको सेंकते रहती थी। वही चीज़ तो था वो। हाँ, अजवाइन तो गर्म होता ही है। तो वो सब चीज़ से जो है क्या, वही वही चीज़ वो था। आज जो ये भाप से सेकने का जो व्यवस्था है ना, कि इससे खांसी सर्दी ठीक हो जाएगा, वही चीज़ वो था। बस कॉमन सी बात है कि अगर उसको खांसी सर्दी हो गया है, तो इसका मतलब है कि उसके फेफड़े में, लंग्स में जो है वाटर का ज़्यादा वाटर हो रहा है। समझा? कफ जमा हो रहा है। तो उसको अगर फेफड़े को थोड़ा थोड़ा सेक दें, तो इसका मतलब कफ वो धीरे धीरे जो है बाहर हो सकता है कि नहीं? दूसरा चीज़ क्या, माँ को भी मना कर दिया जाता था कि आपको ये चीज़ नहीं खाना है। अब जैसे ठंडा का दिन है, तब खूब मूली या गाजर मत खाते रहिए, अब दही मत खाने लगिए, है ना। क्योंकि आपसे जो है, आपसे ही बच्चा अफेक्ट हो रहा है कि नहीं? आज उस तरह का बात ही नहीं। लास्ट डे बताए थे ना कि आज देखा जाता है कि बच्चे का जन्म हुआ और उसको जो है क्या हो गया, जो पीलिया रोग होता है जी, जॉन्डिस, है ना। ये कॉमन बीमारी हो गया है, बच्चे का जन्म हुआ उसको जॉन्डिस हो गया। तो जॉन्डिस होने का प्राइम रीजन बताए थे ना, कि जब जब बच्चा जो पल रहा था, तब उस समय क्या, तो कोई जो है पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, चाउमीन के बगैर मने नहीं भर रहा है, तो अब कैसे होगा? आइए ना, है कि नहीं? चिकन चिली और कुछ है, काफ़ी अनुभव है। अच्छा अच्छा, और कुछ एक लिस्ट बना के दे देना हमको ताकि अगले बार से जब हाँ ये चैप्टर पढ़ाएंगे, वहाँ हमको ये प्रॉब्लम नहीं हो बोलने में कि इसके बाद क्या होना चाहिए, है कि नहीं? कहाँ चला गया जी? सब सेटिंग है, कहाँ गड़बड़ा गया? ये ना, मिटाना ही है ना? पूरे का ऑफ हो गया जी? अच्छा, यही ना पढ़ा रहे थे? हाँ हाँ, तो कहाँ हो गया? हाँ लिख, ब्लैक है, चल रहा है, वाइट है, ब्लैक है। हाँ, और लिखा है कि प्री नेटल मोटारिटी। प्री नेटल का मतलब समझ में आता है? प्री नेटल का मतलब जन्म से पहले,
है ना। जन्म से पहले या तो बच्चे का डेथ हो जाता है और नहीं तो फिर माँ का ही डेथ हो जाता है, तो उसको प्री नेटल बोलते हैं। तो प्री नेटल मोर्टालिटी, ठीक ना। ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी, और ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है। अगर हाफ सेंचुरी की बात मतलब आज से 50 साल पहले ही ऐसा हुआ करता था, जब ये ऐसे लिखा गया है उस समय की बात है, ठीक ना। ये हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में जो राइटर हैं वो कह रही हैं, ठीक ना। बट इट इज़ नॉट नेसेसरली प्रिजर्व टू क्वेश्चन वेदर आवर प्रेजेंट प्रायोरिटी शुड बी टू रीच मिनिमम फिगर्स फॉर प्री नेटल मोर्टालिटी एट एनी प्राइस, when this includes giving up things which free human beings have often felt to be more important than their own survival। ऐसे में इतना बड़ा बड़ा लाइन लिख दी है ना कि बच्चे को समझना ही पॉसिबल नहीं होगा। देखो जी, छोटा छोटा करके हम लोग समझते हैं। लिखा कि बट इट इज नॉट नेसेसरली प्रिजर्व, मतलब ये प्रिजर्व करना जो है इतना जरूरी भी नहीं था। to question whether our present priority should be to reach minimum figures for prenatal mortality, कि प्रीनेटल मोर्टालिटी जो होता है तो उसको पहले मिनिमाइज करना था, है ना। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में जो हुआ तो प्रीनेटल जो डेथ हो जाता था, मतलब बच्चे का या माँ का जो जन्म के पहले, बच्चे के जन्म के पहले या तो माँ मर जाती थी या बच्चा मर जाता था या दोनों का डेथ हो जाता था। तो पहले उस चीज़ को ओवरकम करना था, उस चीज़ को जीतना था, है कि नहीं। पहले उस चीज़ को कम करना था। जैसे भी बताया ना कि पहले जो चाइल्ड बर्थ होता था तो उसमें गांव में जब मैनेज कर लिया जाता था तो उसमें मोर्टालिटी रेट जो है वो बढ़ जाता था, है ना। क्योंकि वो लोग उतना एक्सपर्ट भी तो नहीं होती थी, वो पढ़ी लिखी तो नहीं होती थी, उनको वेन के बारे में पता तो नहीं होता था। जैसे कैसे भी देखा होगा किसी का पैर वैर फ्रैक्चर हो जाता है, मोच आ जाती है, तो पहले बताया जाता है कि गाँव में जो रहते हैं लोग उनके पास जाते हैं कि थोड़ा मोच ठीक कर दीजिए, है ना। और वो ठीक भी कर देते थे। किसी के पास ठीक कर करके वो करते क्या है, एक यहीं बगल में रामकृष्णा नगर में ही एक जो है वो मतलब ब्लैक स्मिथ हैं, ठीक ना, ओल्ड हैं। तो उनको मैंने ठीक करते हुए देखा तो मैं समझ गया कि करते क्या है, ठीक ना। और दो चार अगर हाथ पर हम ट्राई कर लेते तो हमको लगता था कि हम सीख ही हो जाते, और थोड़ा सा उनसे फिर पूछ लेते वो करते क्या थे। जैसे कहीं कहीं मोच आया ना तो वो कांख के पास से इलाज करते थे, यहाँ से कांख के पास, हाथ ऐसे करा दिए कांख के पास से इलाज करते थे। अब वो करते क्या थे, ऐसे तो मतलब कहते थे, उनसे पूछा जाता था ना तो कहते थे कि नहीं मतलब हम इस सिद्धि प्राप्त किए हैं जिसके कारण हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो कोई सिद्धि उद्धि नहीं था। हाँ हाँ, फिजियोथेरेपी देखो क्या वो करते थे। जैसे कहीं भी हमारा जो वेन्स होता है शरीर में तो एक ऑर्डर में सेट किया हुआ होता है, ऑर्डर में सेट किया हुआ होता है। अब वो करते क्या थे ना कि ऐसे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक ना। तो तुम लोगों को पढ़ा होगा, साइंस में ही पढ़ा होगा सब जी, कि जितना भी वेन्स है सब यहीं से होकर के क्रॉस करता है। अधिकांश वेन्स यहाँ से, उसका जो है कनेक्शन यहाँ से है दोनों तरफ, पूरे, हाँ पूरे, हाँ हथेली पर भी फिजियोथेरेपी, हथेली और पाँव में, है ना। यहाँ भी जो है पूरे पेट का सर्कुलेशन, सर दर्द कर रहा है तो कहाँ दबाएंगे, वो सब जानता है जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है। वही हमारे ऋषि मुनि जानते थे, वही कहते सर दर्द कर रहा है तो हाँ तो यहाँ दबाओ ना ठीक हो जाए, और दबाओ ठीक हो जाता। समझ में आया? वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा रुका हुआ है, स्लो हो गया है, अब यहाँ दबाएंगे पुश करेंगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही होता था, वो साइंस ही था वो भी। अब वो करते क्या थे ना, हाँ हाँ जी, हाँ इतने में है, इतने में सारा दुनिया। उस पढ़ना पड़ता है बाबू, कहीं दबाने से कैसे हो जाएगा। वही बात तो हम कह रहे हैं जो तुम उल्टा समझ जा रहे हो। मतलब उसका हर जगह का पॉइंट होता है, ठीक ना। मतलब पॉइंट है कि हाँ यहाँ दबाएंगे तो ये चीज़ ठीक होगा, यहाँ दबाएंगे तो ये चीज़ ठीक होगा। नहीं दवा, जैसे देखो अब जैसे देखो कोई सीरियस मैटर रहेगा तो वो दवा से, मान लो कि किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया है तो उसके लिए वो दबाने से ठीक नहीं होगा वो, है ना। उसके मतलब मैटर को देखा जाए, है ना। अब मान लो कि ब्लड निकल रहा है, शरीर से ब्लड निकल रहा है, उसको रोकने के लिए कहेंगे कि नहीं ये दबाते रहेंगे तो ब्लड रुक जाएगा। अब ब्लड रुकते रुकते वो सारा ब्लड निकल जाएगा पहले, है ना, वो अपने आप रुक जाएगा, और रुकने के साथ जो है जीवन रुक जाएगा, है ना। तो उसका सुनो, उसका वो इलाज नहीं था, वो जो स्लो बीमारी है उसका इलाज है वो, जो मतलब उस सामान्य रूप से ठीक किया जा सकता है। समझ में आया बात? वो करते क्या थे ना कि जैसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, वो भेन पकड़ते रहते थे, माने नस जो यहाँ से क्रॉस किया है ना उसको ऐसे ऐसे पकड़ रहे हैं,
पकड़ रहे हैं। एक बार जो है ना वो क्या किया, जो पेशेंट है चिल्लाया, अब वही समझ जाते थे कि वो यही वेन में इसको प्रॉब्लम है ना, और वेन पकड़ रहे हैं तो कुछ नहीं बोल रहा है ना, लेकिन वो वेन मतलब टच भी हुआ, इसको दर्द कर रहा है, इसका मतलब कि उसको क्या करते थे ना, कैसे हमको भी एक बार हो गया था, जा रहे थे तो पैर थोड़ा सा यहाँ पर मोच हो गया था, उधर से ही जा रहे थे पढ़ाने एक बार, तो क्या किए ना कि वही पकड़े, अब हमको जब किए ना तब हम पूरा समझ गए कि यही काम ही करते हैं, और उसके बाद दर्द हुआ, हम भी किए, और उसके बाद उसको मसल दिए, समझा ना, हाँ ठीक हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पैर पर जो है थोड़ा सा पैर रख करके बोले कि इसको ऐसे मसल दीजिए। मैग्नेट दूसरा चीज, दूसरा इलाज करते होंगे, वो भी एक साइंस ही रहा होगा, लेकिन वो जो व्यक्ति है ना वो ही काम करते हैं, समझ में आया बात ना, और उससे मोच ठीक हो गया। ऐ सुनो, अल्लाह नहीं, अब वो पैर टूटा हुआ रहेगा तब तो नहीं ठीक होगा, वो मोच का इलाज है, तो उसमें जानते क्या हो, जैसे वो होता क्या है कि जैसे मोच होता है ना तो उस पर वेंस डॉक्टर के पास भी देखना, वो जो भी व्यक्ति हड्डी स्पेशलिस्ट रहेगा वो नस रोग विशेषज्ञ भी होता है, उसके बोर्ड पर पढ़ना हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ लिखेगा, माने हड्डी का अगर पढ़ाई किया है तो नस का पढ़ाई जरूर करेगा, उसका कारण क्या है कि हड्डी और नस दोनों से इंटर रिलेटेड है, ठीक ना। अब उसी पर जैसे देखो, मान लो ये उंगली टूट गया तो यहाँ से जो वेन होकर के क्रॉस कर रहा है, यहाँ उंगली टूट, यहाँ टूट गया, ठीक ना, तो ये जो वेन ऐसे जा रहा है ना वो इधर उधर हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब वो करता क्या है कि पहले वो वेन को सीधा करता है, वेन को सही पोजीशन में लाता है, और उसी में वो दर्द करता है। देखो जब प्लास्टर करता है ना तो डॉक्टर बोलता है खाना उना खा करके मत आइएगा, है ना, नहीं तो हो सकता है वोमिटिंग हो जाएगा, क्योंकि नस जब ठीक करते रहेगा ना तो हो सकता है कहीं पेट उट पर प्रेशर कर जाए, फेंक देगा, समझा ना, तो खाना खा करके नहीं बुलाता है, पानी भी मत पीजिएगा, ऐसा कहता है, और प्रयास करता है कि अर्ली मॉर्निंग हम प्लास्टर कर दें, मैंने जितना जल्दी, ताकि उसके बाद आप खा पी सकें। वही पहले सेट करता है, तब उसको सीधा करने के, प्लास्टर जो है सीधा करने के लिए प्लास्टर कर देता है, समझ में है बात ना। तो इसी तरह की बात जो है वहाँ हुआ करती है, तो यहाँ भी यही बात को फोकस कर रहा है कि जो चाइल्ड बर्थ होता था तो पहले का जो मैनेजमेंट होता था उसमें मोर्टालिटी रेट जो है बढ़ जाता था, है ना, चाहे तो बच्चा मर गया या फिर माँ मर जाती, या दोनों। क्या हुआ जी, क्या हुआ, अरे ठीक से बैठो, काहे वैसे बैठल है, नहीं बैठने मन रहा है तो दूसरा बेंच पर बैठ जाओ, नहीं तो आकर के यहाँ बैठो, यहाँ तो ही तो सिंहासन खाली है, आ जाओ। तो भागा क्यों इस उधर, देखो, हाँ तो देखो जी आगे तो वही लिखा है कि ये मिनिमम फिगर्स फॉर प्री नेटल मोर्टालिटी एट एनी प्राइस व्हेन दिस इंक्लूड्स गिविंग अप थिंग्स which free human beings have often felt to be more important than their own survival, मतलब अपने सर्वाइवल से ज्यादा। आप जैसे देखो जी, एक बात तुम लोग सुना होगा, उसको समझने के लिए जरूरी है कि देखा होगा कि बच्चे का स्थिति जब गड़बड़ रहता है और डॉक्टर जब ऑपरेट करना शुरू करता है तो पहले ही पूछ लेता है, वो साइन भी करा लेता है, ठीक ना, ऑपरेशन ऐसे नहीं करेगा बिना साइन का, तो साइन कराता है तो वहाँ पूछ लेता है कि मतलब बच्चे के जान को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए या माँ के, क्योंकि माँ को भी खतरा है कि नहीं। तब फैमिली वाले लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, माँ को थोड़ा ज़्यादा देखिए क्योंकि बच्चा तो भी जन्म ही नहीं लिया है ना। अब मान लियो बच्चे का जन्म होता है, माँ ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे उसका कैसे सर्वाइवल हो पाएगा, है कि नहीं। तो वहाँ क्या किया जाता है कि सारा फोकस जो है उस माँ पर फोकस सेंटर्ड कर दिया, समझ में है बात ना, क्योंकि एक को वहाँ अब मरना ही है, समझ में आया। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन खड़ा होता है, तो इसी बात को ही बता रहा है कि इंक्लूडिंग गिविंग अप थिंग्स विच फ्री ह्यूमन बींग्स हैव ऑफन फेल्ड टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन देयर ओन सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल से ज़्यादा अगर उसको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है तो उस चीज़ को वो कर सकता है, लेकिन अगर जहाँ अपना ही सर्वाइवल खतरे में आ जाए तो उसको तो करना होगा ना, उसको पहले प्रायोरिटी देना होगा ना। जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में भी इस तरह का ज्ञान दिया गया है कि अगर लगे कि किसी एक आदमी को मारने से आप सैकड़ों आदमी का जान बचा सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, देखा है होगा जी की ट्रेन की पटरी पर भैंस आते रहती हो या कोई आदमी चल रहा हो, तो ये बात उस ड्राइवर को दिखता है, ऐसा नहीं कि वो ड्राइवर अंधा होता है ना, लेकिन ट्रेन वो रोक नहीं सकता है। उसका कारण क्या है कि ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है और ट्रेन पर कम से कम 1000-1500 आदमी सवार हैं, अगर उस एक आदमी को बचाता है तो इसका 1000 आदमी अफेक्टेड होगा,
तो उस एक आदमी को मार देना ही वहां धर्म है, क्योंकि 1000 आदमी बच रहा है। और अगर उस एक आदमी को बचाने के चलते ब्रेक लगा देगा तो उससे समस्या होगा कि इसमें कितना आदमी मर जाए। तो वहां का धर्म क्या है? वहां का धर्म उसको मारना ही है। समझ में है बात ना? तो यहाँ भी इसी धर्म को पालन किया जाता है और इसी को धर्म कहते हैं। यही रिलीजन है, यही रिलीजन है। यहाँ अगर 10 का भला हो रहा है तो 10 का भला हो रहा है, अगर एक का उसका कुर्बानी भी जा रहा है। जैसे भगत सिंह क्यों मर गए? भगत सिंह को क्या मिला? आज़ादी से कुछ मिला उनको? कुछ नहीं मिला। लेकिन उन्होंने सोच लिया था, अल्लाह ने, उन्होंने सोच लिया था, क्या सोचा था कि जब तक कोई बलिदान नहीं देगा, जब तक कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तब तक हमारा भारत स्वतंत्र नहीं होगा। और जब तक भारत हमारा स्वतंत्र नहीं होगा तब तक हमारे जो पोस्टीरियर्स हैं, हमारे जो आने वाले सक्सेसर्स लोग हैं, हमारा जो वंशज होगा, वो गुलामी की आहट में ही रहेगा। और ये अच्छी बात नहीं। हम लोग को तो इतना भुगतना पड़ रहा है, उन लोग को और ज़्यादा भुगतना होगा। और इसीलिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी। नहीं तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनको क्या मिला था? कुछ मिला आज़ादी से? क्या? हाँ, खुदीराम बोस, है कि नहीं? तो सब लोग मरे, लेकिन उन्होंने अपना सेक्रीफाइस इसीलिए दिया था ताकि हमारा जो आने वाला पोस्टीरियर हो वो क्या कर सके? सरवाइव कर सके, बढ़िया लाइफ स्पेंड कर सके, है ना? तो वहां उनकी कुर्बानी जो है वो कुर्बानी कहलाई। क्यों सोया हुआ है जी? पीछे क्यों सोया हुआ है? नहीं, अगर पीछे सोना है तो ऑफिस में बैठो, सोने का जगह वहां है। देखो, वैसे तो धीरे धीरे सब सो ही जाएगा ना। उसके बाद लिखा कि सच एज फ्रीडम टू लिव देयर ओन लाइव्स देयर ओन वे एंड टू मेक इंडिविजुअल चॉइसेस इन लाइन विथ देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यूज। जैसे कैसे हाथ नीचे रखो ना जी, वैसे का ही रखा हुआ है, यानी मैनर से कोई मतलब है नहीं है। लिखा कि सच एज फ्रीडम टू लिव देयर ओन लाइव्स देयर ओन वे एंड टू मेक इंडिविजुअल चॉइसेस इन लाइन विथ देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यू। जैसे कैसे, मान लो कि हम लोग अपना जीते हैं, तो हम लोग जीते हैं तो अपने ढंग से जीते हैं ना। सब लोगों के रहने का ढंग अलग अलग होता है। समझ में आया बात? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 2 या 10 व्यक्ति एक जैसे हों, है ना? हम जैसे रहते हैं, हम जैसे खाते हैं, हम जैसे चलते हैं, बोलते हैं, दूसरे के पास वैसा नहीं हो सकता है। तुम जैसे बोलते हो हम नहीं कर सकते हैं। तो सब लोग जो है ह्यूमन बीइंग सब इंडिफरेंट है, सब एक दूसरे से अलग अलग होता है। समझ में आया बात? तो इसी बात को ही कह रहा है कि सच एज फ्रीडम टू लिव देयर ओन लाइफ। जैसे हम अपनी आज़ादी से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो देयर ओन वे, हम लोग को अपना तरीका अपनाना होता है। एंड टू मेक इंडिविजुअल चॉइसेस इन लाइन इन देयर ओन सेंस ऑफ, और उसी चीज को हम लोग चूज करते हैं जैसा हमारा सेंस उसको एक्सेप्ट करता है। समझ में आया बात? जो हमारा सेंस एक्सेप्ट करता है उसी चीज के आधार पर जो है चला जाता है। तो यहाँ चाइल्ड बर्थ की भी जो बात है तो वो भी उसी तरह का बात है कि जिस तरह से वहाँ मैनेज किया जाता है वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है ना। डिपेंड करता है कि सिचुएशन, जैसे कैसे बोले कि जैसे ही डॉक्टर बताते हैं कि भाई बच्चा को भी खतरा है और मदर को भी खतरा है कि नहीं, तो प्रायोरिटी माँ को दिया जाए, बच्चे को दिया जाए। और ज़्यादा डॉक्टर भी जानते हैं कि प्रायोरिटी वहाँ माँ को ही देना होगा, है कि नहीं? क्योंकि वो तो दुनिया में है, दुनिया देख रही है। अब बच्चा तो अभी दुनिया में आया ही नहीं है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब उसके बाद है, लिखा है कि इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउसेज। और बहुत सारे सोसाइटीज में क्या होता है कि ये वुमेन जो है कहाँ जाती है? अभी भी जाती हैं अपने मदर्स हाउसेज की तरफ, अपने मैके जाती हैं। मदर्स हाउसेज मैके को, ठीक ना? तो एट मैरिज टू लिव विथ अ मदर इन लॉ, मतलब कहाँ? मदर इन लॉ के साथ जो है रहने के लिए। एंड द वाइव्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर्स, और वाइव्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर्स, माने उसके हस्बैंड के ब्रदर के की पत्नियां, उसको क्या बोलते हैं? देवरानी जेठानी सब उसमें आ गया, है ना? गोतनियां उसको बोलेंगे। उसके लिए एक वर्ड है हिंदी का, गोतनियां, है ना जी? देवरानी जेठानी तो बाद में है, वो गोतनियां हैं, है ना? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। हाँ, तो वही ना बोल रहे हैं, गोतनिया का प्लुरल गोतनी का प्लुरल गोतनिया होगा ना जी। हिंदी इतना कमजोर काहे कर लिया? ठीक है, ओके।
तो लिखा है कि इट इज अ ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मतलब ये एंथ्रोपोलॉजी का एक ट्रूथ है। ट्रूइज्म मतलब ट्रूथ है, बातचीत नहीं, ट्रूइज्म मतलब ट्रूथ है। एंथ्रोपोलॉजी समझते हो जी? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है, उसको हिंदी में मानव विज्ञान कहते हैं। समझ में आया बात? इसमें पढ़ाया जाता है कि मानव का विकास कैसे हुआ। चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है सब? तो चार्ल्स डार्विन जो है, हाँ, विकासवाद, वही एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। मतलब मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, मनुष्य कैसे विकसित हुआ। जैसे तुम लोग हिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जब प्रिमिटिव हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो देखा होगा कि आदमी पहले दो हाथ और दो पैर मिला करके ही चलता था, जानवर की तरह चलता था। धीरे धीरे ऐसे चलना शुरू किया, फोटो बनाया हुआ रहता है, पहले हाथ पैर दोनों के साथ, फिर ऐसे ऐसे, और आज जो हम लोग सीधा चल रहे हैं। अब ऐसे ऐसे होते होते कहीं ऐसा ना कि ऐसे ही चलने लगे, है कि नहीं? तो अभी जो है आज हम लोग सीधा खड़ा हो गए हैं। और पहले जब ह्यूमन बींग्स था, हल्ला नहीं, पहले जो ह्यूमन बींग्स था तो उसका मुखड़ा भी जो है इतना सुंदर नहीं होता था, बंदर की तरह, बनावट ही, स्ट्रक्चर ही उसी तरह का था, है कि नहीं? तो अब वो धीरे धीरे जो है कितना सुंदर सा मुखड़ा दिया जाने लगा। हम लोग, भगवान भी समझ लिए कि ये लोग को मुखड़ा देंगे नहीं तो हमारा ही टुकड़ा करके रख देगा, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग वो, मतलब चार्ल्स डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है वो इसी बात की तरफ रेफर करता है, इसी बात को इंगित करता है। और क्योंकि चार्ल्स डार्विन जो है मानव के विकास की बात करते हैं तो इसलिए उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा। समझ में आया बात ना? अ पर्सन हु इज इन एक्सपर्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। समझ में आया बात? तो यही लिखा गया है कि इट इज अ ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मतलब हमारे एंथ्रोपोलॉजी में, मानव विज्ञान में भी ये बात बिल्कुल सही है, बात नहीं करो, दैट सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बॉर्न अ चाइल्ड। ये हमारे समाज में है कि आज देखो, जब लड़कियों की शादी होती है और अपने ससुराल जाती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो तब तक, यही बात यहाँ भी कह रहा है कि वो तब तक उस फैमिली का मेंबर नहीं बन जाती है जब तक कि उसके एक बच्चे न हो जाए, है कि नहीं? उसके पहले जो है उसको मतलब अच्छा सम्मान उम्मान नहीं दिया जाता है, सम्मान दिया भी जाता है तो इसी उद्देश्य से दिया जाता है। और नहीं तो बाद में तुम लोग आसपास में सोसाइटी में होता भी है, हमारे समाज में देखा होगा कि जिसका अगर चाइल्ड बर्थ में देर हो रहा है तो उसको जो है अच्छे नज़र से नहीं लोग देखते हैं। खास करके सासू माँ का तो खैर, है ना, सासू माँ का तो खैर रिजल्ट ही अलग है। समझ में है बात ना? और उसमें घी का काम जो है ननद कर देती है कि नहीं? कि वो भाभी के साथ ऐसा है, वो भाभी का ऐसा, वो भाभी का वैसा, आई भाभी का कैसा, है कि नहीं? अब इस, हाँ, अब वो जो है माँ को बताएगी ये बात, क्या गलत बात है कि नहीं? तो यहाँ भी यही बात को कह रहा है कि ऐ सुनो, कि बहुत से फैमिली मेंबर्स में जो है तब तक उस वुमेन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है जब तक कि उसके एक बच्चे न हो जाए, है ना? अब लिखा आगे, मतलब उस फैमिली मेंबर बनने के लिए जरूरी है, इफ वी कंसिडर दैट इन सच सोसाइटीज द मैरिज वाज क्वाइट लाइकली टू हैव बीन अरेंज्ड। और ऐसे सोसाइटी में अगर मान लेते हैं कि ये संभवतः जो मैरिज है वो बिल्कुल अरेंज्ड है ना? दो तरह के मैरिज का कॉन्सेप्ट इधर दिया गया है ना। ऐसे सोशियोलॉजी को पढ़ोगे तो उसमें 8-10 तरह का विवाह होता है। समझ में है बात? तो यहाँ तो जनरली दो ही मैरिज चल रहा है, एक अरेंज्ड मैरिज और दूसरा तो हमको बताने का जरूरत नहीं है ना? तो दो ही तरह का मैरिज है। समझ में आया? तो ये बात जो अरेंज्ड मैरिज वाला है, तो अरेंज्ड मैरिज में तो थोड़ा सा लोग बियर करते हैं क्योंकि उसमें मैरिज करने में उस माँ का और पिताजी का भी हाथ होता है ना? माने लड़के के माता पिता का भी हाथ होता है, वो भी लड़की देखने जाते हैं तो डायरेक्ट तो डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके अपोजिट वाले में जो है वो तो लड़का का अपना चॉइस होता है कि नहीं? अगर उसमें ज़्यादा लेट हुआ तब तो समझो कि संपत्ति से सीधा बेदखल, बेटा भी बेदखल, बहू का तो कहना ही नहीं है, बेटा सीधा बेदखल। तो वही लिखा कि इट इज टू अंडरस्टैंडेबल दैट द ब्राइड टू लॉन्ग्स फॉर द चाइल्ड। लॉन्ग्स मतलब इच्छा करना, लॉन्ग मतलब यहाँ लंबा नहीं है, लॉन्ग्स मतलब इच्छा करना भी होता है। तो लिखा कि इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट द ब्राइड टू लॉन्ग्स फॉर द चाइल्ड who will stand in the same intimate relationship to her as she with her own mother। और
लिखा है कि अब ब्राइड जो होती है वो क्या इच्छा करती है, इच्छा वो ये करती है कि जितना जल्दी ही चाइल्ड बर्थ हो तो उसके रहने का जो है, देखो एक हमारे समाज में एक बात बोला जाता है, हमारे गांव में बोला जाता है कि जैसे ही मतलब अगर मैरिज हुआ और मैरिज के उसके बाद जो है साल हो या 2 साल हो, जब उसको मतलब वो कंसीव करती है, ठीक ना, तो कंसीव करती है और जैसे ही महिला लोगों को ये बात पता चलता है, समझ में है बात ना, तब आस पड़ोस वाले भी लोग बोलते हैं कि चलो उसका घर बस गया, है ना, उसका घर बस गया, क्योंकि अब उनको लगता है कि नहीं अब इसको कोई तकलीफ नहीं होगा। समझ में है बात, इसी बात की तरफ ही इंगित कर रहा है। कंसीव मतलब टू बिकम प्रेग्नेंट, उसको कंसीव कर। तो लिखा कि लॉन्ग्स फॉर द चाइल्ड हु विल स्टैंड इन द सेम इंटीमेट रिलेशनशिप टू हर। हाँ, उसके बाद लिखा कि द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मूड्स, मूड्स मतलब कस्टम्स, लेकिन वेस्टर्न, ये तो ईस्टर्न की बात हुई, ईस्टर्न में ऐसा ही होता है, लेकिन जब वेस्टर्न सोसाइटी की बात करते हैं, पश्चिमी समाज की बात करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, क्योंकि बताए ना कि ये ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे में कंपैरेटिव स्टडी जरूर होता है, यहाँ क्या होता है वहाँ क्या होता है, दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो लिखा कि मूड्स इज दैट दे आर बैकवर्ड, क्रूएल एंड रॉन्ग। वहाँ क्या समझा जाता है, अगर बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है तो उसको बैकवर्ड माना जाता है, इन्फेरियरिटी है इसमें, इन्फेरियर है, और नहीं तो क्रूएल है, बड़ी कठोर है ये, और नहीं तो फिर रॉन्ग है, गलत है। समझ में है बात, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट वहां चलता है। इट इज एज्यूम्ड, एज्यूम मतलब मानना, ऐसा भी माना जाता है दैट द सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन द स्पाउसेज आर परफंक्शनरी और एंड exploitative and that all mothers in law are unjust and vindicative। और उसके बाद जो है लोग तरह तरह की बात जो है उस पर करने लगते हैं, जितने भी लॉज हैं, मदर्स इन लॉज हो या जो भी लॉज हो, तो बात जो है करने लगते हैं कि मतलब इसका जो कंडीशन है स्पाउसेज जो है अच्छा नहीं है। स्पाउसेज अच्छा का मतलब नहीं, अब उसमें बताया जाता है ना कि मतलब किसी न किसी में खामी है जिसके कारण जो है चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है। ये वेस्टर्न सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, हालांकि हमारे सोसाइटी भी यहाँ पर मिलता जुलता है, हमारे सोसाइटी में भी थोड़ा इस तरह की कुछ बात हुआ करती हैं, है ना। और उसके बाद जो है फिर आगे और लिखा आगे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट हु आर नॉट शॉवेनिस्टिक। शॉवेनिस्टिक का मतलब होता है जो अपने कंट्री के बारे में सोचे, वैसा पर्सन जो अपने कंट्री के बारे में सोचे, उस शॉवेनिस्ट, देशभक्ति समझ में आता है ना। हाँ, तो अब जो देशभक्ति से ओतप्रोत है, जैसे जो वेस्टर्न सभ्यता को मानता है, हम लोग ईस्टर्न सभ्यता को मानते हैं, बातचीत नहीं, क्या हुआ जी, तो जो वेस्टर्न सभ्यता को मानता है वो वेस्टर्न थॉट को रखेगा, जो ईस्टर्न सभ्यता को मानता है ईस्टर्न थॉट रखेगा। जैसे हमारे यहाँ हुआ ना कि अगर चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है तो सब आस पड़ोस वाले भी लोग बोलने लगते हैं, तरह तरह की बात करने लगते हैं कि क्या हुआ, तो शादी से कोई पास, यहाँ तक कि लोग इतना बोलते हैं कि उस महिला के सामने ही लोग बोलते हैं कि इसका दूसरा शादी करवा दो, मतलब जो पुरुष है उसका, उनका जो बेटा हुआ कि नहीं इसका दूसरा शादी करा दो, है ना। तो अब जरा सोचो कि उस पत्नी को कैसा लगेगा इस समय, है ना। तो इसीलिए जो है मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि तो वेस्टर्न में इसको मैनेज करने का अलग तरीका है और ईस्टर्न में मैनेज करने का अलग तरीका है। और लिखा कि एंड वांट टू लर्न फ्रॉम वोमेन हु स्टिल लिव विद इन अ फीमेल सोसाइटी इज द टेंडेंसी ऑफ दोज वोमेन टू विथड्रॉ इनटू साइलेंट अपोजिशन व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल फोरा conducted in languages which they cannot speak with fluency। और उसके बाद जो है ये फेमिनिस्ट की जब बात करते हैं तो यही फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म मतलब यहाँ स्त्री को सपोर्ट, स्त्रीवाद को सपोर्ट किया जा रहा है कि नहीं, कि मतलब अब देखो स्त्रीवाद को कैसे सपोर्ट किया गया, तो यहाँ राइटर ये बताना चाह रही हैं कि जैसे ही चाइल्ड बर्थ हो जाता है ना, चाइल्ड बर्थ होता है, कंसीविंग जब होता है तब उसको जो है अच्छा देखो उसमें क्या होता है कि उसको बढ़िया खाना वगैरह, खाना पीना पर उसका ध्यान दिया जाता है ना। हालांकि कुछ सासू माँ को तो उससे अलग कर दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ सासू माँ जो है बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, समझ में है बात ना। और लेकिन बहुत जो है नॉर्मल होती हैं, जो समझती हैं इस बात को, पढ़ी लिखी होती हैं, समझदार होती हैं, वो जो है सारा ख्याल रखती हैं, समझ में है बात। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे अब इसी में जो है लैंग्वेजेस को सीखना हो गया, मतलब जो भी एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड मैटर है ना,
मतलब कभी कभी जो है उसको गाली वगैरह भी, एब्यूजेस भी दे दिया जाता है ना। अगर वो मान लो कंसीविंग नहीं हो रहा है तो अब्यूज़ भी करना शुरू कर देता है, लोग उसको अब्यूज़ करने लगते है ना। तरह तरह की बात है। और उसको क्या करना पड़ता है, साइलेंट अपोजिशन, मतलब वो अपोज नहीं कर सकते, चुपचाप से उसको सहन करते रहना है ना। ये सब समस्या देखो, हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात होती है, फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात होती है, तो ये अच्छा चीज़ है। ये अच्छा चीज़ है कि मतलब फेमिनिस्ट मूवमेंट हो, है ना, महिला लोग भी आगे आए, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन हो। अभी नहीं कि इतने ना आगे आगे आए कि समस्या खड़ा हो जाए। समझ में आया बात। तो अब उसके बाद कैंसिल करें, यही कैंसिल हो रहा है जी। यहाँ से इसी सबको काम मिटा दो। वही तो बोला कि कैंसिल कर, तो वही कैंसिल हो रहा है। तो उसके बाद जो है, अब आगे लिखा है कि वुमेन ऑफिशियल्स ऑफ द सुडानीज, सूडान के जो रहने वाले हैं उस सुडानीज कहलाते हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो वुमेन ऑफिशियल्स ऑफ द सुडानीज गवर्नमेंट टोल्ड मी दैट दे हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस even though the trips were a tremendous treat because they were tired of being told about their own lives instead of being consulted। और ये घटना जो है सूडान के बारे में बोल रही हैं नरेटर, कि मतलब सूडान का इनको कुछ वुमेन ऑफिसर्स जो थी वो फेमिनिस्ट से रिलेटेड मैटर बताई थी। फेमिनिस्ट बताए थे ना शुरू में ही कॉन्सेप्ट कि फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट से रिलेटेड मैटर इनको बताया था। तो क्या बताया गया था उसमें, कि वो लोग भी जो है, वुमेन लोग भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाती हैं, ठीक ना। और लिखा कि बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन लाइफ्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसल्टेड। मतलब उनके लाइफ के बारे में जब बताया जाता है वहाँ, तो किसी से कंसल्ट नहीं भी कर पाती हैं इस मैटर को लेकर, ठीक ना। मतलब किसी का कंसल्टेशन नहीं, कि मतलब फेमिनिस्ट लोगों को, वुमेन लोगों को कितना राइट दिया जाए। समझ में आया बात, मतलब उन लोगों का राइट क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। हाँ लंबा, अभी बहुत बहुत बड़ा ही चैप्टर है, सिंपल चैप्टर नहीं है। अभी कितना है जी, देख लो पेज पर काउंट कर लो, अभी लंबा चैप्टर ही है, बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ 4 पेज है। हाँ हाँ बड़ा चैप्टर है ये, इतना छोटा चैप्टर नहीं। हाँ 1 दिन और लगेगा, 1 दिन में और समाप्त। हाँ कितना समय हो गया है, अभी तो 12:30 होने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। और खास करके ऐसे है, जैसे ए अल्लाह नहीं, कहानी रहता तो जैसे ऐसे में बताया ना, कि ऐसे को पढ़ाने में जो है बार बार एग्जाम्पल देना होता है, और कहानी को पढ़ाने में कोई एग्जाम्पल का जरूरत नहीं, कहानी चल रहा है। समझ में है बात ना। ये 3-4 कैरेक्टर, हल्ला नहीं, बहुत बातचीत करे हो जी। 3-4 कैरेक्टर हो गए, ई कैरेक्टर ई कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर क्या कर रहा है कहानी में, ये बात होता है। यहाँ कोई कैरेक्टर नहीं है, सब कैरेक्टर है। समझ गया ना। देखो जी, लिखा है कि दस वी इन द वेस्ट वुड regard it as outrageous that a woman could lose her own name and become known as the mother of her firstborn। और इस तरह से जो है क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस बच्चे की जो माँ है उसको पहले बच्चे के नाम से जाना जाता है। अब किसी की बेटी जन्म ली और उसका नाम पूनम है, तो उसको पूनम की माई कहा गया, पूनम की माँ, है कि नहीं, बेटे के नाम से या बेटी के नाम से जानी जाती। तो ये वहाँ भी वेस्टर्न सोसाइटी में इस तरह का भी होता है, ऐसा नहीं कि ये मैटर हमारे इंडिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है। वंस सी हैज बॉर्न इट, although of course most of us do not protest against the sinking of the woman's lineage under her husband's name at marriage। और एक बार लिखा है कि एक बार सी हैज बॉर्न इट, एक बार अगर बच्चे का जन्म हो जाता है, तो although of course most of us do not protest against the sinking of the woman's lineage, तो फिर उस वोमेन को जो है उसको लोग क्या करते हैं, उसका फिर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे वही भी बोले ना कि जैसे घर का बसना हो गया, तो इसका मतलब है कि अब उस महिला को उस बच्चे के कारण काफी सम्मान मिलने लगा, कहना ये चाह रहे हैं, है ना, उस बच्चे के कारण उसको अच्छा सम्मान मिल जाता है।
और लिखा है आगे कि अंडर हर हस्बैंड्स नेम एट मैरिज, और इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और बहुत से ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या होता था, ये चाइल्ड और मदर का जो रिलेशनशिप है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था इन कंपैरिजन टू द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एक बार हम कभी कहानी तुम लोग को सुनाए होंगे कि किंग लियर जो था, तो किंग लियर की 3 बेटी थी, वो अपने पूरे प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहा था 3 आदमियों में। इंग्लैंड का राजा था किंग लियर, ठीक ना। वहाँ डिवाइड कर रहा था, तो उसकी 2 बेटी की शादी हो गई थी, एक बेटी जो है वो कुंवारी थी। कि शादी करने के लिए 2 शूटर्स थे, 2 उम्मीदवार थे, उसी में से चूज करना था कि शादी किसके साथ की, ठीक ना। तो वो प्रॉपर्टी का जब डिवीजन करना चाह रहा था, तो वो तीनों बेटी से जानना चाहती थी कि हमको सबसे ज्यादा कौन प्रेम करती है ना। समझ में आया बात। तो पहली वाली तीनों बेटी को जो है अलग अलग रखा गया, अलग अलग कमरे में उसको रखा गया, और बारी बारी से उसको राज दरबार में उपस्थित होने को कहा गया। तो जब बड़ी बेटी आई, तो उससे किंग लियर ने पूछा कि तुम हमें कितना चाहती हो, कितना प्रेम करती हो? तो उसने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं आप ही को प्रेम करती हूँ। वो तो झूठ बोली, फ्लैटरी की, ऐसा कैसे हो सकता है। उसको फिर अलग जहाँ रखा गया था वहीं उसको भेज दिया गया। फिर दूसरी वाली बेटी को बुलाया गया, उसने कहा कि मैं भी दुनिया में, वो तो बोली कि मैं भी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप ही को प्रेम करती हूँ, ठीक ना। तब उसके बाद जो है तीसरी बेटी को बुलाया गया। वो तीसरी बेटी जब आई तो वो बोली कि मैं, पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना एक बेटी को अपने पिता से प्रेम करना चाहिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ आप। लेकिन क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि जब हमारी शादी होगी तो हमारा प्रेम का कुछ हिस्सा हमारे पति को जाएगा, है ना। उसके बाद जब बच्चे होंगे तो प्रेम का कुछ हिस्सा जो है बच्चों पर ट्रांसफर हो। तो एक बेटी को जितना प्रेम अपने पिता से करना चाहिए उतना। बात तो सही बोली, एग्जैक्ट बात, फैक्ट बात बोली, लेकिन वो बात इसको बुरा लगा, है कि नहीं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, तुम लोग भी जानते हो। और उसके बाद जो है इसने फरमान जारी किया कि इस बेटी को जो है कोई भी हिस्सा मैं नहीं देने जा रहा हूँ। मतलब मेरा पूरा प्रॉपर्टी का डिवीजन सिर्फ 2 बेटी में होगा, और दोनों जो मैरिड है। तो इसके जो 2 शूटर्स थे, शादी के लिए जो 2 व्यक्ति आए थे, तो एक ने कहा कि नहीं, हम तो प्रॉपर्टी के लिए ही शादी से कर, है ना, कि प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, हम भी यहाँ एक छोटा सा साम्राज्य हो जाएगा, अपना रहेंगे, तो हम शादी नहीं कर, ठीक ना। दूसरे ने कहा कि नहीं, ये जो बात बोली ये बहुत अच्छी बात है, ये जो है मतलब ट्रूइज्म बोल रही है, ये सच्चाई है, ट्रुथ है, मैं इससे शादी करूँगा। और उससे शादी हो गई, ठीक ना। तो उसके बाद तो प्रॉपर्टी का डिवीजन तो 2 ही पार्ट में होना था, 2 पार्ट में डिवीजन होने लगा। तो उस समय स्टेज पर फूल अपीयर होता है, फूल को जोकर कहते हैं इधर, समझा, मूर्ख, उल्टा टोपी पहने हुए, इधर इधर पेंट वेंट डेंट लगाए हुए, समझा। तो कह रहा है क्या, वो कहता है शेक्सपियर, इसीलिए शेक्सपियर को ग्रेट ड्रामेटिस्ट माना जाता है जी। वो, हाँ, विलियम शेक्सपियर, उसी का कहानी है किंग लियर। तो कहता क्या है, फूल जब अपीयर होता है तो इधर साइड में आकर के कहता है कि देखो, हमको लोग मूर्ख कहता है, और ये क्या है, किंग की तरफ इशारा करता है कि मैं मूर्ख हूँ, सब मुझे मूर्ख समझता है, लेकिन ये क्या है, अपने प्रॉपर्टी को 2 भाग में बांट रहा है, और ये कहाँ जाएगा, है ना। और मूर्ख लोग हमको कह रहा है, फूल यही बात बोलता है। हम लोग को एमए में क्वेश्चन आता था कि राइट द रोल ऑफ फूल्स इन किंग लियर, किंग लियर में फूल का क्या रोल है पूरे ड्रामा में, उसको लिखिए। तो वही फूल, पहला अपीयरेंस उसका वही हुआ है, कहा कि हमको लोग फूल समझता है, हमको लोग मूर्ख समझता है, ये क्या है, अपने प्रॉपर्टी को 2 भाग, पहला तो ये गड़बड़ किया कि एक बेटी को सीधा बेदखल कर दिया, और उस जो प्रॉपर्टी है उसको भी 2 भाग में बांट दे रहा है, और ये अपने क्या करेगा, अपने कहाँ जाएगा, इसका खाना पीना कैसे चलेगा। इसके साथ इतना बड़ा आर्मी है, इतना इसके कोर्टियर्स हैं, दरबारी हैं, ठीक ना। तो उसके बाद जो है वही, इसके बाद से वही स्टोरी टर्न ले लेता है, जहाँ तुम लोग बागवान देखा होगा, 6 महीना उसके यहाँ, 6 महीना उसके यहाँ, है कि नहीं। तो हाँ, तो पहली बेटी के यहाँ जब 6 महीना रहने जाता है, तो जैसे वहाँ हुआ था, बहुत जल्दी उब गया। दूसरे बेटी के यहाँ फिर जाता है, तो दूसरे बेटी के यहाँ जाता है, तभी लोग दोनों मिल करके कॉन्स्पायरेसी करता है, कौन, बड़ी बेटी और बीच वाली बेटी। सोचता है कि अगर वो छोटी बेटी, तो वो भी तो मैरिड है ना, मैरिड है, वो भी प्रिंस है, उसका भी तो शादी राजकुमारे से हुआ है, तो कहीं ऐसा ना करे कि उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिला है तो हम लोग पर अटैक कर दे।
तो इससे पहले क्यों हम लोग पर अटैक करें, हम लोग दोनों मिलके पर अटैक कर, समझ में आया बात। और अटैक हो गया, क्लैश हुआ, क्लैश हो गया, फाइनली वो इसकी बेटी भी मारी जाती है और उसका हस्बैंड भी मारा जाता है, छोटी वाली बेटी मारी। देखो कितना सही काम तो वो कर रही थी, लेकिन फिर भी सफ़र वही की है ना। और जैसे ही किंग लियर को इस बात का आभास होता है, तो किंग लियर जो है, चूंकि किंग लियर जाता है, इसके पहले वही घटना था, पहले किंग लियर छोटी बेटी के यहाँ जाता है, जैसे ही दोनों बेटी के यहाँ तो रहा है, लेकिन उसने देखा कि जब छोटी बेटी को तो मैंने कोई प्रॉपर्टी ही नहीं ट्रांसफर किया है, लेकिन चलते हैं उसके यहाँ क्या सम्मान मिलता है, तो जैसा सम्मान उसको मिलना चाहिए मिला, मिला दिया उसने। तो इसी बीच में ही दोनों अटैक किया था, समझा। और वही ड्रामा जब समाप्त होता है, तो वही बेटी को जो है गोद में उठा करके वो किंग लियर तो डेड अवस्था में है, वही स्टेज पर डेड अवस्था में उसको उठा करके और कहती है कि सब कीड़े मकोड़े, चूहा बिल्ली कुत्ता, ये सब क्यों जीवित है, ये अच्छी बेटी। और यही ट्रेजिडी है, यही क्या है, ट्रेजिडी, दुखांत नाटक है ना। देखो जो हीरो ऑफ द स्टोरी है, हीरो ऑफ ड्रामा किंग लियर था ना, हीरो ऑफ ड्रामा, और वो बेचारे को सफ़र करना। तो इससे हम लोग को ये शिक्षा मिलती है, एरर ऑफ जजमेंट। सही समय पर अगर सही डिसीजन नहीं लिया गया हो, सही समय पर अगर सही डिसीजन नहीं लिया गया हो, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को सफ़र करना। जैसे देखो एक राजा था वो किंग लियर, उसको तो नहीं सफ़र करना चाहिए था, राजा तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसको भी सफ़र करना पड़ा कि नहीं। हमारे यहाँ रामायण है, महाभारत है, उसमें क्या शिक्षा दी जाती है, यही शिक्षा दी जाती है कि जब राजा लोगों के साथ ऐसा, जैसे रामायण में क्या हुआ, देखो थोड़ा सा के बाद जो है कॉन्स्पायरेसी, मतलब वहाँ षड्यंत्र राज दरबार में चल गया, और कैकेयी ने तुरंत जो है फैसला ले लिया और राजा दशरथ से फैसला करवा दी, है ना। रातों रात फैसला बदल गया ना जी, राम को राज्य नहीं मिल करके वनवास मिल गया। तो ये जो है हैपनिंग्स कहीं जब राजे महाराजे लोगों को नहीं छोड़ा, जो ज्ञानी थे, उसमें एबिलिटी रखते थे, काबिलियत थी उनमें, तो हम लोग तो सामान्य मानव हैं, है ना। तो यहाँ भी बताया जा रहा है कि मतलब ये प्रेम जो है, क्योंकि वो यही बात बोली थी, हम इसलिए इस कहानी को सुनाए थे कि जैसे बोले ना कि जैसे वो बेटी बोली थी, छोटी वाली बेटी थी, वो बोली थी कि मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूँ जितना एक बेटी को पिता से करना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शादी होने के बाद प्रेम मेरा ट्रांसफ़र होगा, बच्चे के बाद और ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ यही बात है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो महिला जो है उन लोगों का प्रेम जो है बच्चों पर चला है ना, अधिकांश समय उनका जो है बच्चों के साथ रहता है, समझ गया। बच्चा भी कुछ अजीब अजीब एक्टिविटी करते रहता है। हम लोग के स्कूल में कृष्णा नाम है, और मिडिल और हाई स्कूल एक ही साथ चलता है ना सब जगह जनरली। एक इतना छोटा लड़का है, गोल मटोल लड़का है, ठीक ना, और मस्त रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। आएगा पैकेट में हाथ डाले हुए, ठीक ना, और वो आएगा और झूठ नहीं बोलता है, जहाँ तक हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वो झूठ नहीं बोलता है, समझा। सब कुछ सबसे बोला जाता है कि जो जो नहा के नहीं आए हाथ ऊपर करो। तो बच्चा, बड़ा बच्चा तो शर्माता भी है, बच्ची सब भी शर्माती है कि हाथ ऊपर क्या करें क्या करें, क्या सर लोग सोचेंगे नहा के नहीं आए, है ना। लेकिन वो बच्चा हमेशा हाथ ऊपर करता है, जिस दिन नहा के नहीं आता है, ठीक ना, हाँ, नहीं तो नहीं सुना तो चुपचाप ऐसे खड़ा रहेगा, ठीक ना, या ऐसे खड़ा है, समझ गया। तो पूछा सर, उससे सर उससे पूछते हैं, मैडम भी पूछती हैं, कोई ना कोई, कृष्णा नहा के आया है, बोलेगा नहीं, ऐसे ऐसे करेगा। खाना भी खाएगा, मिड डे मील जो होता है, खाना भी खाएगा, आराम से वो खाता है, सब लड़का चला गया उससे उसको कोई मतलब नहीं, उसका खाना खत्म होगा तब भी वो जाएगा, समझ गया ना। तो देखो, हाँ, बहुत मतलब उसको पूरा स्कूल का वो फेमस लड़का है, कोई टीचर आएंगे तो कोई किसी को पूछे ना पूछे, तुम ना आए कि नहीं, तुम ना आए कि नहीं, लेकिन कृष्णा समझा कि नहीं। और झूठ नहीं बोलेगा, नहीं ना आया तो कहेगा कि नहीं ना, हाँ हाँ, नहा के आएगा तो बोलेगा। अभी ठंडा में कौन नहाएगा वो। अब उसको, अब सर मैडम लोग क्या कह देते हैं कि देखो अगर तुम कल नहीं नहा के आया, तो देखो यही पुनपुन नदी है, इसी में तुमको ले जाकर ठंडा पानी से नहा, डरता है लड़का। देखो लिखा है जी आगे कि इन सम, और कुछ में क्या होता है कि इंडिड सचमुच द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली इज एज इम्पोर्टेंट और इवन मोर इम्पोर्टेंट देन आइदर। और कहीं कहीं तो चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है पूरे परिवार के लिए, वो कुछ अलग होता है, इस बात को भी हम रेफर कर रहे हैं। अब जैसे कैसे वहाँ
वो कृष्णा जो है एक सेंटर बना हुआ है। कोई टीचर आए, सर आए, मैडम है, कोई आए, अब जैसे हाई स्कूल में हम लोग हैं, वो बच्चा जो है 1 क्लास में ही होगा वो भी, ठीक ना, लेकिन सब लोग आते हैं तो उस पर सेंटर्ड कर देते हैं। वो पीटी भी करेगा तो ऐसे ऐसे कर रहा है, सब सब ऐसे किए हुए है, तो वो हो सकता है कि ऐसे किए हुए है, चाहे ऐसे किए हुए है, अब वो देखा कि वो ऐसे किया तो फिर वो ऐसे कर, तब तक तो दूसरा बदल दिया। समझ गया ना? अब ये बात उसका अच्छा लगता है। समझ गया ना? काहे के लिए? तुम भी ऐसा कहा करता था जी? फिर दब गया, यही ना। अब उसके बाद जो है, बस इसी को पढ़ाते हैं और क्या, इसी यहीं बस है ना, आगे ब्रेक बस यहीं ऑफ करते हैं। समझ गया ना? समझ रहे हैं? कुछ उबाऊ ही है चैप्टर, थोड़ा सा ऐसे है, इसलिए आगे का एक स्टोरी है ना जी। नहीं, हाउ फ्रीज द प्रेस भी तो वही है, उसके बाद एक स्टोरी है द अर्थ। ठीक है, एनीवे, अ नंबर ऑफ सोशल यूजेस में स्ट्रेस द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ हिज कीन ग्रुप। कीन ग्रुप का मतलब होता है फैमिली। समझ गया ना? सगे संबंधी जो होता है ना, उसको किनशिप बोलते हैं, किनशिप। ठीक है। तो बाकी क्या होता है कि और हर जगह हम लोग देखते हैं तो चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है अपने किन्स के साथ, मतलब अपने रिलेटिव्स के साथ, वो कुछ जो है फेवरेबल होता है। नहीं, कैसे बोले ना कि बच्चा कैसे सेंटर बना हुआ है कि नहीं, वो नहा के आए नहीं नहा के आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको पूछते सब लोग, है ना? तो उसी तरह से कोई बच्चा हम लोग के घर में भी होता है तो सेंटर नहीं बना हुआ रहता है। कुछ कुछ बात को लेकर के जो है उसको कोई ना कोई, अब बच्चे के एक्टिविटी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, है ना? आज ऐसा उसका ऑब्जर्वेंस होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके साथ बिहेव करते हैं कि नहीं? अब बच्चा मान लो कि कोई बात कहने से गुस्सा आ जाता है, तो कोई भी आएगा ना, जान गया कि कहने से ही गुस्सा आता है, कोई भी आएगा तो बात कहेगा उसको, ताकि गुस्सा है और उठा करके हाथ में चप्पल रहे या हाथ में वो क्या करेगा कि खा भी रहा है, रसगुल्ला भी खाएगा, उसी को फेंक के मार देगा वो। समझ गया? वो क्योंकि उसको तो इतना सेंस अभी है नहीं, वो जान रहा है कि मतलब खाने वाला चीज नहीं फेंकेंगे, मार देगा, मार देगा वो। अगर वो बात से उसको इरिटेशन होता है ना, तो बोल के देखो, उठा के वो जो खा रहा है ना, तो हो सकता है कि उसी फेंक देवे। हाँ, है ना जी? तो ये बच्चों के, अल्लाह नहीं, तो ये बच्चों के साथ इस तरह का कंडीशन है। तो देखो, लिखा है कि एट द एक्सपेंस ऑफ दैट विथ हिज पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स के एक्सपेंस पर, मतलब पेरेंट जो होता है, पेरेंट जो लोग होते हैं, तो पेरेंट्स लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप अलग होता है, और फैमिली मेंबर्स लोगों के साथ जो उनका रिलेशनशिप कुछ अलग होता है। जैसे कैसे फादर और मदर का बच्चे के साथ अगर हम लोग रिलेशनशिप देखें, तो बच्चे लोग जो हैं, मतलब सन लोग जो होते हैं, बेटे लोग होते हैं, है ना, वो अपना सारा बात माँ से जरूर शेयर करता है, पिता से शेयर नहीं करता। समझ गया मैं आए बात ना? पिता थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, और खास करके सन को लेकर के, अपने हाँ बेटा को लेकर के पिता स्ट्रिक्ट होते हैं। पिता से वो बहुत बात शेयर नहीं कर सकता है, जो बात शेयर करना है पिता से, वो माँ के थ्रू एप्लीकेशन लिखता है तो लिखता है ना जी, टू द प्रिंसिपल और थ्रू द क्लास टीचर। तो थ्रू मदर, टू लिखाएगा एप्लीकेशन फादर के पास, है ना, लेकिन थ्रू मदर जाएगा वो। और बेटी लोग जो होती है, वो पिता लोग जो है ना, बेटी लोग अपना बात जो है पिता लोग से शेयर करती है, जबकि माँ के साथ नहीं, माँ स्ट्रिक्ट होती है, बच्ची लोगों के लिए माँ स्ट्रिक्ट होती है। समझ में आया बात ना? क्यों? उसका कारण है कि हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इधर सुना भी होगा या देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, क्योंकि अगर मान लो कि किसी के यहाँ कोई बहू आई है, नई आई है या पुरानी भी है, तो उसकी जो सासू माँ है, वो हर बात के लिए क्लेम किसको करती हैं? वो ब्लेम करेंगी बहू को, और उसकी माँ को ब्लेम करती हैं, यही तुम्हारी माँ सिखाई थी। समझ में आया बात ना? तो शायद इसी बात को लेकर के माँ बड़ी स्ट्रिक्ट रहती है बेटी की तरफ, कि नहीं ये तुमको आना चाहिए, ये चीज़ तुमको सीखना चाहिए तो सीखना चाहिए। और उसी तरह का फादर, क्योंकि फादर भी जानते हैं कि बच्चा को इस सोसाइटी में सरवाइव करना है, रहना है, तो हम स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा कि बच्चा कहीं ऐसा ना हो, जो डर रहता है उन व्यक्ति को ना, डर रहता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बच्चा को समझना है सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं समझ पाया, जिसके कारण समस्या ये हो जाएगा कि सर्वाइवल इसका। तो पढ़ो पढ़ो, पिताजी कहीं से आते हैं तो पढ़ो, नंबर इतना लाए, अगर 100 मार्क्स में वहाँ 101 नंबर भी ला दो, तो पिताजी सामने तो नहीं बोलेंगे कि बढ़िया किया है, कहें कि और भी ला सकता था ना, 101 का है लाया है, दो भी तो है ना उसके बाद, है ना, दो भी तो है ना, 102 लाता। हाँ, एग्जाम्पल लिया जा रहा है, सब एग्जाम्पल जो है। देखो,
उसके बाद लिखा है कि हिज आंट्स एंड अंकल्स में बी परमिटेड ग्रेटर फिजिकल इंटीमेसी विथ हिम इन पब्लिक देन हिज पेरेंट्स। और अंकल और आंटी जो है काफ़ी फेमस होते हैं बच्चों के लिए, है कि नहीं। बच्चा को देखा होगा जी कि जो बच्चा है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, तो बच्चा सब क्या अंकल और आंटी से ज़्यादा इंटीमेट रहता है। उसको लगता है कि यहाँ ज़्यादा प्रेम मिल रहा है। उसका कारण जानते हो क्या है? उसका कारण ये है कि वहाँ उसको रोका नहीं जाता है, लेकिन पेरेंट्स लोग उसको रोकते हैं। अगर वो गलती भी कर रहा है तो पेरेंट्स लोग सीधा उसको रोकेंगे, मार देते हैं, है ना। अब अंकल का तो हाथ बंधा हुआ है ना, वो कैसे मार सकते हैं? नहीं तो हो सकता है कहीं दंगल अपने भाई के साथ में हो जाए कि आप हमारे बेटा को क्यों मार दिए, क्यों बेटी को मार दिए, है कि नहीं। तो इस बात से वो डरते हैं। तो और इसी बात को बच्चा उसका गलत फायदा उठाता है। उसको लगता है कि अंकल और आंटी हमको बहुत प्रेम कर रही हैं, और प्रेम नहीं कर रही हूँ, हाथ उनका बंधा हुआ है, नहीं तो तू इतना मारेंगी ना। नहीं तो अगर ये देखना है तो उनको अपने बच्चे के साथ देख लो, तब समझ में आ जाएगा कि वहाँ वो क्या करते हैं, है कि नहीं। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी जो होता है आंटी और अंकल के साथ, तो ये पेरेंट्स से ज़्यादा होता है, ठीक ना। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन अफ्रीकन एंड इंडिया द बायोलॉजिकल फैमिली इज डेलिबरेटली वीकेंड। और लिखा कि बाई एनफोर्स्ड ऑब्स्टिनेंस और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स। आजकल क्या हो रहा है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, अफ्रीका और इंडिया दोनों की बात की जा रही है। तो अफ्रीका और इंडिया में जो है नैरेटर बताती हैं कि अफ्रीका और इंडिया दोनों जगह पर ये जो बायोलॉजिकल फैमिली है ये डेलिबरेटली वीकेन हो रहा है। मतलब आज हमारे समाज में फैमिली का स्ट्रक्चर बदल रहा है। जैसे पहले कैसे होता था कि पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था, है कि नहीं। लेकिन आज जो हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ इंडिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। बस पति पत्नी या बच्चा इतना ही परिवार है। दादा दादी को अब कहाँ कोई दादा दादी तो सब अनाथ वहाँ चले गए, कौन आल है, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। अब दादा दादी का वैल्यू कहाँ हो रहा है? नहीं, अब गांव में कम गया है। यहाँ शहरों के बनिस्बत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा पहले का जो समाज था उससे बहुत अलग हो गया है अब सोसाइटी। अब गांव में भी बस इतना ही, अगर दादा दादी हैं ना तो उनको यही किया जाता है कि अगर दादा दादी के 4 बेटे हैं, ठीक ना, तो 4 बेटे हैं तो वहाँ फैमिली जो है वो ज्वाइंट बहुत कम ही लोग के यहाँ पाया जा रहा है। और अब तो नहीं है हमारे समझ से। अब कोई एक फैमिली ज्वाइंट हो वो अलग बात है, तो एक्सेप्शन हर रूल का होता है ना। हाँ, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले शायद ही कोई, अब पहले जो है ना इसको बहुत इन्फेरियरिटी माना जाता था। अगर गांव में कोई जान गया कि उनका 2 बेटा है, दोनों का खाना अलग अलग बनता है, ऐसा कर दिया, गांव में घूमने नहीं देगा तुम लोग को जी। माने जो वैसा है बच्चा उसको घूमने नहीं देगा। वो कहेगा कि अरे तुम अपने पिताजी से अलग हो गया, क्या गड़बड़ कर दिया, जबकि वो लोग पढ़े लिखे हुए नहीं थे। और तभी वहाँ ज्वाइंट फैमिली को प्रायोरिटी दिया जाता था, और उसका बहुत सारा लाभ भी था। जैसे बोले ना चाइल्ड रियरिंग में शुरू ही हम पढ़ाए थे, तो उस समय बोले थे कि ज्वाइंट फैमिली का लाभ मिलता था, है ना। दादा दादी का रोल क्या था, तो बच्चे को संभाल रहे हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा जब बच्चा हो गया उसको दादा लेकर के उधर खेत तरफ कहीं बाहर निकल गए, है ना। और दादी जो है छोटे बच्चे को अपना लेकर के जो है उसको उसका देख रेख कर रहे हैं, उसका रियरिंग कर रहे हैं। और उसके साथ जो है क्या होता था, अब माँ जो है फ्री है, अपना खाना वाना सब चीज़ सब सारा काम जो है सोसाइटी स्ट्रक्चर सही चल रहा है। आज यहाँ कितना टेंशन, जैसे हाइपर हाइपर टेंशन जो लोगों को हो गया उसका कारण तो भी तो वही ना होता है। महिला लोगों को भी अब जैसे, अब तो यहाँ शहर में अब देखा जाता है कि बहुत सारे फैमिलीज में जो है अब न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब पति पत्नी एक बच्चा है, ठीक ना। अब वो बच्चा, अब दोनों पति भी और पत्नी भी दोनों सर्विस करते हैं, वो बच्चा बेचारा कहाँ रहे, है ना। बच्चा कहाँ रहे। तो फाइनली कभी कभी तो देखा जाता है कि बच्चा जब ज़्यादा छोटा रहता है तो किसी फैमिली मेम्बर को बुलाया जाता है कि आप बच्चा का देख रेख कीजिए। थोड़ा बच्चा और बड़ा होता है तो अब माँ उस पोस्ट पर है, जैसे मान लो माँ टीचर हैं, माँ डॉक्टर हैं, तो क्या करेंगे, बच्चे को अपना ले जाती हैं ऑफिस में बैठा करके, जहाँ टेबल पर दवा लिख रहे हैं उसको बगल में बैठाए हुए रहती हैं कि बंदर जैसा तुम यहीं बैठल रहो, है ना। अब वो बच्चा क्या करता है कि कभी पेन उठाएगा, कभी कागजों फाड़ेगा। समझ में आया बात ना। जब बच्चा थोड़ा 2.5-3 साल का हो जाता है, तो 2.5-3 साल का हो गया तब उसको सीधा प्ले स्कूल में उसको डालना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि कम से कम 5 घंटा 6 घंटा तो वहाँ सुरक्षित है ना वो बच्चा। उतना देर तो ये लोग को तंग नहीं ना करेगा, क्योंकि दोनों जॉब में हैं। अब पहले जो हमारा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, तो इसलिए ना बनाया गया था पुरुष और स्त्री, मतलब बाहर का काम जितना भी है उसको पुरुष लोग करेंगे और घर का सारा काम जो है स्त्री लोग करेगी, है कि नहीं। लेकिन आज हम लोग को यहाँ समझ में आ गया कि नहीं,
स्त्री को इन्फेरियर समझा जाता है। ये इन्फेरियरिटी हो गया, ये इन्फेरियरिटी हो गया। समझ में आया बात ना? तब उसको बदल दीजिए स्ट्रक्चर को, स्त्री लोग अपना काम करने जाए और यहाँ जो है पुरुष लोग खाना बनाए। नहीं क्या? ओके, बुझा जाएगा जैसे तुमको बुझा रहा है। नहीं, समाज का जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल सही था, वही तो कभी कभी हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि तो फिर तो वही बात हो गया। जैसे मान लो कि अगर लड़की लोग, महिला लोग जो है सर्विस करने जाती हैं और सर्विस कर करके एक हायर करती हैं, एक मेड को हायर किया जाता है घर में, एक मेड को हायर किया जाता है। अब मेड को जब हायर किया गया तो फिर क्या होगा? अब फिर से वहाँ एक महिला को लाया गया कि नहीं लाया गया? वही काम तो ये महिला कर रही थी, तो फिर से एक महिला को लाया गया, उसको चार्ज दिया जा रहा है। तब लोग क्या कहेगा कि यही तो काम करने जा रही है ना, बाहरी तो ऑफिस वर्क करती है ना। ठीक है, अपना अपना थिंकिंग है, काहे के लिए झगड़ा करेंगे? फेमिनिस्ट मूवमेंट का जमाना है कि नहीं? नहीं, फेमिनिस्ट मूवमेंट का ज़माना है। और फेमिनिस्ट मूवमेंट को देखना है तो ज़्यादातर जो है आजकल बसों से जो है टीचर्स लोगों का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, लेडीज़ टीचर का कहना नहीं है, तो कम से कम 70% तो रहबे करती है। समझ गया ना? 70%। हाँ, अगर सीट पर तुम बैठे हुए हो ना, तो सीट पर तुम बैठे हुए हो, बैठने दीजिए, बैठ बैठ जाएगी वो। समझ समझ में आया बात ना? सुनो ना, सुनो, बताते हैं। समझ गया? और धीरे धीरे वो पूरा सीट कैप्चर कर लेगी। समझा? और जरा सा इसी सीन को उलट लो कि उस सीट पर पहले से बैठी हुई है, तुमको अगर खड़ा वहां रह गया, ठीक ना, पहले तो तुम कहेगा नहीं कि थोड़ा सा आप हमको बैठने दीजिए, जगह दीजिए, पहले तो ये कहेगा नहीं। अगर गलती से कह भी दिया, समझ गया ना, तब उसके बाद क्या होगा वो आगे का सीन समझ सकते हो। वही इन्फेरियरिटी है, वही फेमिनिस्ट, इसी को बात को ना फेमिनिस्ट कह रहे हैं। यही बात तो इस चैप्टर में समझा रहे हैं, है ना? यही बात चैप्टर में समझा रहे हैं। इस चैप्टर में इसी बात तो शुरू में बोले ना कि फेमिनिस्ट राइटर ही फेमिनिस्ट हैं। द फेमिनिस्ट राइटर मतलब फेमिनिज्म की तरफ फोकस कर रही हैं कि महिला लोगों को जो है किसी भी तरह का तकलीफ ना हो, है ना? इस बात का पुरुष लोगों को जो है पूरा पूरा ख्याल रखना होता है। नहीं, जैसे कैसे मान लो कि कहीं व्यय हो और जैसे सर्टिफिकेट से एग्जाम में ही जाते हो, एग्जाम में लड़का लड़की दोनों का सेंटर एक साथ है, तो वहाँ क्या होता है? अगर लड़की सब लाइन में आ गई तो लड़का लोग, हम लोग धीरे हो जाते हैं, चले जाओ भाई, है कि नहीं? यही बात ना हम लोग सोचते हैं, वही चीज फेमिनिज्म है, वही बात हम बताना चाहते हैं, राइटर वही कहते हैं, वही फेमिनिज्म है। मतलब स्त्रियों को प्रायोरिटी देना, यही ना स्त्रीवाद हुआ, यही स्त्रीवाद है। समझ में आया जी? स्त्रीवाद का मतलब यही, फेमिनिज्म का मतलब यही होता है कि हम लोग स्त्री को जो है उचित सम्मान दे रहे हैं। और बताए थे ना कि हमारे यहाँ वैदिक पीरियड से ही स्त्रियों को उचित सम्मान हम लोग देते आ रहे हैं। और नहीं अगर उचित सम्मान देते तो हमारे यहाँ जो गॉडेस देखो, चाहे तो वो सरस्वती हो, लक्ष्मी हो या दुर्गा हो, ये कौन से गॉडेस हैं? ये सब तो महिला हैं, सारा शक्ति तो महिला को दिया जा रहा है। तो क्यों? वो इसलिए सिंबलाइज किया गया है कि हम उनको एडोर कर सकें, हम लोग उनकी पूजा कर सकें। महिला जो, वहाँ बताया तो गया हमारे समाज में कि हम महिलाओं को जो है, महिला लोग जो है पूजा करने के लायक है कि नहीं? हाल दूजा है वो अलग बात है ना? चलो जी, देखो लिखा कि बाई एनफोर्स्ड ऑब्स्टिनेंस और एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स, हो गया, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्सटेंडेड फैमिली। और जो भी एक्सटेंडेड फैमिली था उसको मतलब क्या करने के लिए, स्ट्रेंथ उसको देने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए जो है ये सारा चीज किया जाता था। और लिखा कि 10 चिल्ड्रेन आर नॉट बोर्न एट द विम ऑफ द पेरेंट्स बट इन रिस्पॉन्स टू अ ब्रॉडर प्रेशर फ्रॉम द होल ग्रुप। और पहले क्या मतलब, पेरेंट्स लोग चाहते थे, उनके चाहने न चाहने से बच्चे का जन्म नहीं होता था, बल्कि एक सोसाइटी का प्रेशर होता है ना? जैसे कैसे बोले ना कि सोसाइटी का प्रेशर इस वे में होता था कि 2 3 4 5 साल अगर शादी का हो गया है, बच्चे नहीं जन्म ले रहे हैं, तो इसका मतलब सोसाइटी का प्रेशर उस पर आने लगता था, है कि नहीं? तो सोसाइटी के प्रेशर से जो है चाइल्ड बियरिंग करना होता था। बट इन रिस, हाँ हो गया। और ये जो बात टेकन किया गया है, देखो कैल्डवेल जेसी, द इकोनॉमिक रेशनलिटी ऑफ हाई फर्टिलिटी, ठीक ना, एंड इन्वेस्टिगेशन इलस्ट्रेटेड विद द नाइजेरियन सर्वे डाटा।
यहाँ से ही टेकन किया गया है इस पार्ट को। समझ में आया बात? यहाँ से इस पार्ट को टेकन किया गया है। अब देखो जी, इसमें कुछ ट्रू फॉल्स है। क्या बात तुम लोग कर रहा है जी? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रू। हो गया। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमन हैज टू फॉलो द कन्वेंशनल प्रोसीड्यूर ऑफ चाइल्ड बर्थ। ऐसा होता था ट्रेडिशनल सोसाइटी में। यस और नो, ट्रू और फॉल्स? लिखा है कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब पहले के समाज में प्रेग्नेंट वुमन हैज टू फॉलो द कन्वेंशनल प्रोसीड्यूर ऑफ चाइल्ड बर्थ। मतलब चाइल्ड बर्थ का ये कन्वेंशनल प्रोसेस को फॉलो करना होता था। तो हाँ ना होगा जी, पहले जो चाइल्ड बर्थ होता था तो उसको घर पर ही ना मैनेज किया जाता था, वही ना कन्वेंशनल प्रोसीड्यूर हुआ। समझ में है बात? तो ऐसा ही था। उसके बाद इवन टैबूज एंड प्रोहिबिशंस हेल्प टू मैरिज एंड एंग्जाइटीज। टैबूज और प्रोहिबिशन समझते हो? टैबूज जो है कलंक वगैरह को बोलते हैं, और प्रोहिबिशंस का मतलब कुछ मनाही वगैरह जो होता है ना, उसको। हेल्प टू मैरिज एंड एंग्जाइटी, क्या ये जो है मैरिज एंड एंग्जाइटी को मदद करता है? मदद करता है ना, बिल्कुल मदद करता है। उसका कारण है कि जैसे कुछ प्रोहिबिशंस हैं, अगर उस प्रोहिबिशंस को हम लोग न माने तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर, जैसे कैसे पहले बाल विवाह होता था, तो बाल विवाह होता था तो उसमें समस्या ये आ रहा था कि जैसे मोर्टालिटी रेट जो है वो बढ़ा हुआ था, है ना। मैच्योरिटी नहीं गेन होने के पहले ही शादी कर दी जाती थी। हालांकि एक बात जो है वहाँ हमको पॉजिटिव लगता है, जैसे कि पहले समाज को हम देखते थे, चाइल्ड, ऐसा नहीं है कि हम बाल विवाह को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पहले भी देखा जाता था कि जो बच्चे की शादी होती थी ना, तो वो 12-13 वर्ष की अवस्था में कर दी जाती, तो कर देते थे ऐसा। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें जो है ना, शादी के बाद जो है वो अपने ही घर पर जनरली रहा करती थी, और वो तब तक रहती थी जब वो 17-18 की नहीं, उसका मतलब मान लो कि 5 या 7 साल के बाद उसका गौना होता था। समझे? तो वही हम सोचते हैं, तुमको लगता है कि ये बात उसी के लिए था, है कि नहीं, कि 5 साल तक तो इसका मैच्योरिटी दोनों हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो फिर तो बात आ गया वही 18 वाला ही आ ही गया। समझ में है बात ना? और ऐसा ही होता तो क्या उसके लिए दिन दिखाना पड़ता था कि मतलब दिन बन रहा है कि नहीं, तो वो बना दिया जाता था कि नहीं दिन नहीं बन रहा है 5 साल तक, अब दिन नहीं, है ना। तो ये सब कुछ मैटर होता था, तो ये बात पॉजिटिव था, लेकिन वो चाइल्ड मैरिज पॉजिटिव नहीं था। समझ गया? लिखा है कि वेस्टर्न वुमेन सफर मोस्टली बिकॉज दे हैव टू मैरिज एवरीथिंग ऑन देयर ओन। वेस्टर्न जो वुमेन है वो ज़्यादा सफ़र करती हैं इसलिए कि दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन देयर ओन, क्योंकि वो खुद उनको अपना मैनेज करना पड़ता है। ये तो सही बात है ना। वेस्टर्न सोसाइटी में तो नहीं देखा गया है कि बस हम लोग सभी हैं। तो वहीं से ना हम लोगों के यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया जी कि अपना डिसीजन, लड़के लड़की अपना डिसीजन ले शादी करने के लिए। इसी बात पर तो हम हतप्रभ हो जाते हैं कि कैसा शादी है, कि पहले जो शादी हम लोगों के यहाँ होता था, जिसमें लड़का लड़की को नहीं देखता था, लड़की लड़का को नहीं देखती थी, है ना। और यहाँ तक कि दूसरे रिलेटिव से पता लगाया जाता था कि लड़की कैसी है, पढ़ी लिखी है कि नहीं है, और वो शादी जीवन पर्यंत टिक जाता था, है ना, सुचारू रूप से ही चलता था। आज जो है लड़का लड़की देख दूसरे को देख रहे हैं, तब भी 2 महीना के बाद तलाक हो जाए। समझ में है बात ना? कैसा शादी है भाई, है कि नहीं? कहीं ना कहीं या तो वो लड़के नहीं समझ, या वो दोनों समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, है ना। नहीं तो फिर दुनिया का हमारा जो दस्तूर है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, है ना कुछ तो फॉल्ट है। अब पहले क्या ऐसा नहीं था कि पहले लड़कियां ज्ञानी नहीं थी? पहले भी तो ज्ञानी थी लड़कियां। ऐसा थोड़ा है कि आज मान लो कि हमारे सोसाइटी में देखा गया तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो बहादुर नहीं थी, है ना। या और भी जो, जैसे मान लो सरोजनी नायडू को ही लो, या और उनसे पहले जो महिला थी, सब अगर ज्ञानी नहीं रहती तो यह सोसाइटी में हम लोगों का इतना ज्ञान बढ़ जाता, है ना। मोस्ट समय जो लड़का का होता है, बच्चे का मोस्ट समय तो माँ के साथ बीतता है ना। तो माँ तो उसको सब सिखा देती है, समाज में रहना, बोलना, बैठना, उठना, सब माता सिखाती है। पिता पिता का उसमें ज़्यादा रोल नहीं है। पिता का रोल यही कि पैसा अर्निंग कर करके लाते हैं, और उसके बाद जो है, लेकिन उसको गृहिणी, इसीलिए लक्ष्मी गृहिणी उसी इसलिए ना कहा गया है ना, क्योंकि सारा काम जो है माँ को ही, लैंग्वेज, बच्चा को लैंग्वेज कौन सिखाता है? माँ सिखाती है कि नहीं। उसको सोसाइटी में कैसे रहना है ये सारा बात माँ सिखाती है। तो ये जो है थोड़ा सा न्यूक्लियर फैमिली आने के कारण इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, और खास करके तो वेस्टर्न से ही, हमारा यही कहना है कि ये कॉन्सेप्ट जो है जनरली वेस्टर्न से ही,
वेस्टर्न सोसाइटी से ही देखो, बाइबल में भी एक दिन मैं पढ़ रहा था कि बाइबल में भी जो डाइवर्स है, तो डाइवर्स को जो है उसमें भी अच्छा नहीं माना गया। समझ में आया बात? एक बाइबल का छोटा बुक हम रखे हुए हैं, तो उसमें एक दिन पढ़ रहे थे, तो संयोग से वही ऐसे खोले तो वही निकल गया। व्हाट इज डाइवर्स, उस पर जो है अपना प्रवचन दिए हैं जो क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स होते हैं। तो वही हम सोचे कि हम भी पढ़ते हैं कि होता आखिर क्या है, इतना लोग चर्चा करता है। तो वही उस पर लिखा गया था कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम बोले कि देखो, जिसका हम लोग उदाहरण देते हैं वो भी कह रहा है कि सही नहीं है। हम लोग यही ना उदाहरण देते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी से आया है, इंग्लिश कल्चर से आया, यूरोपियन कल्चर से आया है, वहाँ वैलिड है, अच्छा माना जाता है, कहाँ अच्छा माना जा रहा है? वहीं का तो धर्म ग्रंथ कह रहा है कि अच्छा नहीं है। होली बुक है ना, बाइबल तो होली बुक है, उसका वही कह रहा है कि अच्छा नहीं है। हम लोग झूठ मूठ का इसे कर रहे हैं, तो बस वही बात है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कैसे हर जगह जो है हिंसा का, जैसे कुरान की बात हम करते हैं, तो कुरान में क्या, कुरान में भी नहीं कहा गया है कि हिंसा करना है। वहाँ भी नहीं कहा गया है कि जानवर को मार करके खाइए, वहाँ भी हिंसा नहीं, उसकी बात वहाँ भी नहीं की गई है। अहिंसा परमो धर्म, मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद ने भी यही बात कहा है। लेकिन अब तब ये बदल कैसे गया? तो ये हम लोगों के कारण सोसाइटी में बदल गया है ना। हम लोग का टेस्ट बिगड़ा और हम लोग कहे कि नहीं, देवी माता कबूतर कर रही है चढ़ाने के लिए, देवी माता कबूतर मांग रही है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर। ट्रेडिशनल सोसाइटी में चाइल्ड बर्थ जो था ये फैमिली अफेयर था जी। हाँ, फैमिली लोग इसको एंजॉय करते थे। फैमिली अफेयर का मतलब कि क्या, ट्रेडिशनल सोसाइटी में चाइल्ड बर्थ को फैमिली लोग एंजॉय करते थे, तो ऐसा ही बात था। लिखा है कि द फैमिली सपोर्ट एंड कन्वेंशनल प्रोसीड्योर लेसन द मदर इन्फेंट मोर्टालिटी। मतलब उस समय फैमिली सपोर्ट करते थी, है ना, और उससे क्या होता था कि लेसन मदर इन्फेंट मोर्टालिटी, माँ मतलब जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहते थे। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी गलत कहाँ है ना। उसके बाद फ्रीडम टू लिव आवर ओन लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्री नेटल मोर्टालिटी। मतलब ये सही बात है कि गलत बात है? फ्रीडम टू लिव आवर ओन लाइव्स मतलब हम लोगों को पूरा पूरा फ्रीडम है कि हम लोग जैसे चाहें अपने जीवन को जी सकते हैं, रह सकते हैं, है ना। किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो प्री नेटल मोर्टालिटी। और प्री नेटल किसी का मोर्टालिटी हो जाता है, उससे ज़्यादा अच्छा ना कि हम लोग अपने तरह से जो है जीवन को जी सकें, है ना। उसके बाद है वेस्टर्न पीपुल डू नॉट थिंक दैट ऑल मदर्स इन लॉ आर अनजस्ट एंड विंडिकेटिव। क्या वेस्टर्न पीपुल ऐसा नहीं मानते हैं कि जितने भी मदर्स इन लॉ हैं वो अनजस्ट और विंडिकेटिव होती हैं? मतलब अनजस्ट का मतलब अन्याय प्रिय, मतलब न्याय नहीं करती हैं, अन्याय करते रहती हैं। वेस्टर्न सोसाइटी में इस तरह का बात है। ये बात तो लगता है कि हमारे ही सोसाइटी में है ना। हालांकि फिर से एक बार देख लेना जी वहाँ की हम लोग के सोसाइटी में है कि किस। उसके बाद और कहाँ क्वेश्चन आंसर आ गया? ये है ना 8 ना। साइलेंट अपोजिशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज इज नॉट अ मेजर डिफिकल्टी इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट। नॉट लगा दिया है इसलिए जो है हाँ गलत हो जाएगा। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट दैन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये सही है जी, है ना। अब ये पढ़ाएगी सही है। अब उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग वाला। हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल। कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज में मैनेजिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ जो था वो यूजफुल था। तो थोड़ा सा यहाँ से दिखाना होगा कि जैसे फैमिली लोग जो है फैमिली में उसका मतलब जो जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता था उसको कम्बरसम कम कर दिया जाता था, है कि नहीं। सभी लोग सपोर्ट करते थे, सभी लोग हेल्प करते थे, तो इससे जो है उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होता था। आज जो है पहले टेंशन हो जाता है। समझ में आया बात ना? आज टेंशन बताया गया है ना। उस समय भी देखो गांव के लोग भी उस समय जानते थे, जो हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी था, तो गांव के लोग भी, इवन अनएजुकेटेड मैन वुमेन सब लोग जानते थे कि इस सिचुएशन में अगर उसके सर पर जो है प्रेशर पड़ेगा तो इससे जो है बच्चा अफेक्टेड हो जाए। समझ में आया बात ना? तो पढ़े लिखे तो कम थे लेकिन जानते थे इस बात को। यही सब सारा कुछ बात इसमें लिखना है। A pregnant woman in a traditional society does not feel that she is alone. Why? मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो प्रेग्नेंट वुमेन थी वो अलोन फील नहीं करती थी। क्यों? इसका क्या कारण था? पूरे परिवार लोग मिलजुल करके जो है उसके बोझ को कम किए हुए रहते थे, है कि नहीं। काफी उसको खुश रखने का प्रयास किया जाता था, जो खाना कुछ चाहती है उसको खिलाया जाता था।
ये सारा चीज़ है कि नहीं। आज महिला खुद मालकिन है कि नहीं। अब उसको खाना पीना है तो मार्केट में, अब उसको मान लो कि इसका क्या कहते हैं, पॉमीग्रेनेट का जूस पीना है ना। मान लो कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि पॉमीग्रेनेट का जूस पीना है डेली 1 गिलास। अब वो जाएगी मार्केट में, कैसे, 75 रुपया का 1 गिलास, 75 रुपया का 1 गिलास। अब वो सोचेगी कि एक दिन बीच करके पी लेते हैं, है कि नहीं। डॉक्टर ने कहा कि डेली पीना है, अब वो एक दिन बीच कर दी। अब बाद में देखी कुछ पैसा का स्कारसिटी हो गया, अब वो या नहीं भी स्कारसिटी हो गया तो क्या सोचेगी, 75 75 75 75, कितना 75, है कि नहीं। तो उसको कम कर लेगी कि नहीं। लेकिन अब यही बात को जरा सोचो कि अब वही ज्वाइंट फैमिली में होती, है कि नहीं, तो उसको लाने का काम फैमिली के दूसरे मेंबर करते। अब उसको ये बात पता नहीं चलता कि 75 का आ रहा है, वो तो जान रही कि एक एक गिलास न पी रहे हैं, तो पीते रहती कि नहीं, कंटिन्यूटी बना हुआ रहता कि नहीं। तो बोझ उसका हल्का हो गया कि नहीं हल्का हो गया। आज जो अगर वैसा होगा न्यूक्लियर फैमिली में, तो क्या बोझ जो है बोझिल हो जाएगी, और बोझिल होने के कारण फिर से उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। टेंशन तो ये दिमाग बहुत चार्ज रहता है ना, बहुत जल्दी टेंशन लेता है। 13,000 ना, देखो देखो आगे देखो, what is the superstitions associated with the acquiring new clothes and instruments for baby before the child birth, before the birth। मतलब क्या सुपरस्टिशंस है। सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास को बोलते हैं। जैसे बच्चे को जो है नया क्लॉथ नहीं दिया जाए, नए पहनने के लिए नया खिलौना नहीं लाया जाए, इसके पीछे क्या जो है अंधविश्वास था। हाँ, वार्ड ऑफ जो है वो चाहती थी कि मतलब वार्ड ऑफ, बच्चे को वार्ड ऑफ किया जाए, है ना। मान लो कि कोई अच्छा ड्रेस उसको पहना देते हैं, नया कपड़ा पहना देते हैं, तो बच्चा का चेहरा खिलेगा, और कोई भी देखेगा तो कोई भी आकर के वही बात बोलेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं। अब यही सब समस्या है। तो मतलब वार्ड ऑफ करने के लिए, इसीलिए ना मान लो जो है क्या वो एक जो है काला टीका लगाती है ना। नहीं है, वहाँ नहीं है, समझ में आया बात ना। तो उसको वार्ड ऑफ करना, वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स जो है उससे वार्ड ऑफ करने के लिए ऐसा किया जाता है ना। दशहरा को हम लोग भुला नहीं सकते हैं, है ना। दशहरा को नहीं ना भुला सकते हैं। इधर से पहनता है कोई कि नहीं, समझ भी रहा है और अनजान भी बन रहा है। काला टीका लगाते हैं ना, तभी ठीक है। सब अंधविश्वास है ना। चलो आगे देखो। अब उसके बाद क्या है, हल्ला नहीं हल्ला नहीं। अब उसके बाद क्या है कि इन आवर एनएक्साइटी टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस। व्हाट इज द एक्सपीरियंस द राइटर रेफर्स टू। मतलब हम लोग इस बात को अवॉइड करने में, डेथ को अवॉइड करने के बेचैनी में जो है हम लोगों ने क्या कर दिया है, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपीरियंस को खो दिया है। मतलब अनुभव को हम लोग प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ऐसा बात कर रहे हैं ना, जैसे कैसे बताए थे ना अभी कि जैसे आजकल क्या होता है कि आज जब मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो क्या करते हैं कि जल्दी से उसको हॉस्पिटल पहुंचा देना। मतलब कुछ जो है कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ कि हॉस्पिटल पहुंचा दो, है कि नहीं। बीच बीच में ऐसे भी हॉस्पिटल ले जाते रहो, है ना। तो ये बात है। तो इसी चीज़ को लिखना है, एक्सपीरियंस को। और पहले क्या होता था कि पहले एक्सपीरियंस से लोग जो है उसको मैनेज मैनेज कर लेते थे, है ना। वो सिंपल बात, उसमें पैसा भी उनको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ा, उसको मैनेज कर लेते थे, है ना। लेकिन आज है कि अब डॉक्टर के पास जाइए तो जैसे ही वो देखेगा कि अच्छा ये कंडीशन है, ये टेस्ट ये टेस्ट ये टेस्ट ये टेस्ट, उस सारा टेस्ट है, उसका टेस्ट भी होगा अपने जो पैथोलॉजिस्ट होगा उसके पास। और उसका टेस्ट का बंधा हुआ है, क्योंकि जितना का वो टेस्ट करेगा उसका 50% यहाँ भी आएगा। तो टेस्ट 500 का 1,000 में टेस्ट होगा। ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब लिखा है कि व्हाट इज द ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजीज। एंथ्रोपोलॉजीज का क्या ट्रूइज्म है, दैट द राइटर टॉक्स अबाउट। जो यहाँ राइटर बात करना चाह रही हैं, क्या ट्रूइज्म है। अभी ट्रूइज्म आज ही ना पढ़ाए थे, चाइल्ड बॉर्न का क्या ट्रूइज्म है। राइटर टॉक्स अबाउट एंथ्रोपोलॉजीज में क्या कहते हैं, फिर से वो लाइन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो ना, लाइन को देखो ना जी, वहां से तो मिल ही जाएगा ना वो, क्या है उसका ट्रूइज्म। हाँ, वही ट्रूइज्म है। एंथ्रोपोलॉजिज्म का यही ना ट्रू है कि तब तक वो फैमिली मेंबर नहीं बन जाती थी जब तक चाइल्ड बॉर्न
नहीं होता था, इंट्रोइज्म था। उसके बाद है कि व्हाट कंपेल्स वुमेन टू विदड्रॉ इनटू साइलेंट अपोजिशन इन इंटरनेशनल फोरा। मतलब इंटरनेशनल फोरा पर जो है, इंटरनेशनल सिनारियो में देखा जाए तो वुमेन को कौन सी चीज़ है जो उसको फोर्स करती है साइलेंट अपोजिशन का, क्यों बियर करती है? तो बियर इसलिए करती है कि मतलब वो फेमिनिज्म के कारण बताया गया है, यही ना फेमिनिज्म था कि उसको बियर करना पड़ता है, और बियर करने का कारण वही है कि वो अभी तक मेंबर नहीं बन चुकी है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, अभी तक उस फैमिली का मेंबर नहीं बनती है। जब तक वो फैमिली का मेंबर तब तक नहीं बनती है जब तक कि चाइल्ड बॉर्न नहीं हो जाता है। उसके बाद उसको उतना अपोज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर तो लोग अपोज करते हैं और वो सपोर्ट में रहती है कि नहीं? ज़्यादा कुछ होगा तो कहेगा कि बच्चे को लेकर के हम मैके चले जाएंगे, है कि नहीं? अब दादी परेशान, बच्चे की दादी परेशान कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, है ना? तुम जो बोलो हम सब मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बच्चा को लेके वहाँ नहीं जाओ, इसलिए कि बच्चा जो है हमारे यहाँ का बच्चा है अब उसके साथ तो दादी लोग खेल रही है ना, अच्छा लगता है, तो नहीं नहीं बच्चे को लेकर के मत जाना। वो लिखा है कि वाई हैड, सुनो, वाई हैड सुडानीज वुमेन ऑफिशियल्स स्टॉप्ड गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पर क्यों जाना बंद कर दी सूडानी वुमेन ऑफिशियल्स? देखो तो सब आज ही पढ़ा है। दे हैव, बिकॉज, बस यही लाइन उसका आंसर है। बिकॉज के बाद से जो है वही लाइन उसका, ठीक ना? तो आज हमको लगता है कि हम लोग यहीं 6 तक जो है रखते हैं। कितना है जी पूरा, और कितना बचा हुआ? 107, 10 तक है ना? ठीक है, अगले दिन इसको